दिख रही है। दिख अभी रहे आप हैं करो, अभी? मैं तब तक मैं है ना धन्वंतरि वंदना और ये कर हाँ लेती हाँ, हूँ, है ना। हाँ जी, ठीक आप है ठीक है। स्लाइड प्रेजेंटेशन करते रहिए बिन बिटवीन, है ना। ओके ओके मैडम, जी हाँ। जी। त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से बहुत सारे स्कॉलर्स और टीचर्स, अध्यापक हर उसमें हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, इसमें ज्वाइन करते हैं। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए थोड़ा सा परिचय ये देना चाहूंगी कि ये व्याख्यान माला निःशुल्क रूप से 11वें साल से यानी 11 साल से अनवरत चल रही है। और इस व्याख्यान माला का उद्देश्य है कि हम अनेक श्रेष्ठ आयुर्वेद के चिकित्सक, श्रेष्ठ वैद्य निर्माण कर सके, जिसके माध्यम से जब कभी भी ये सुअवसर हमारे जीवन में आए तो हम भारतवर्ष के लोगों की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सके और आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो। तो ऐसे एक श्रेष्ठ और उदात्त उद्देश्य के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। और आज का व्याख्यान का आगाज करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के हमारे स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी। तो जैसे आपको परंपरा पता है कि जब भी हम कोई इमरजेंसी स्पीकर हमें मिलता है तो उसका व्याख्यान से पूर्व भी हम एक अग्रिम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आज के हमारे स्पीकर वैद्य हेतल पी बारैया है, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्रीरोग विभाग, ITRA जामनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में अभी वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर आप कार्य कर रहे हैं। और आज का आपका टॉपिक है प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी इन आयुर्वेदा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है वर्तमान समय में। मैं आप सभी चिकित्सकों से और स्कॉलर से कहना चाहूंगी कि समाज एक करवट ले रहा है और उसमें प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि महिला इंडिपेंडेंट हो रही है, बहुत ज्यादा समय तक पढ़ाई कर रही है, मैरिज की उम्र लेट हो रही है और उसके कारण उनको समझ में नहीं है कि आने वाले जिस अच्छे भविष्य के लिए वो तैयारी कर रही है वहां इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है और इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, मगर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि भाई समय से शादी का निर्णय होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें ही समाज को बताना पड़ेगा कि पढ़ाई की एक उम्र होती है ना, हर एक चीज के पीछे दौड़ने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। उसके बाद क्योंकि जिस चीज के लिए खासकर कंपटीशन एग्जामिनेशन और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो जाते हैं और वहां जैसे उचित ध्येय उद्देश्य पूरा ना होने पे बाकी वाली जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स को दो तरीके से उसमें जूझना पड़ता है कि पेशेंट की मेंटालिटी और प्रेजेंट कंडीशन। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक डॉक्टर बारैया आपने चूज किया है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही लोगों के द्वारा सराहनीय रहेगा। आपका 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, मोर देन 50 रिसर्च आर्टिकल्स, एंड यू आर ऑल्सो ऑथर ऑफ 4 बुक्स, वन नेशनल अवार्ड फॉर शॉर्ट फिल्म ऑन AI एंड हिंदी, 2 टाइम्स चरक संपादन अवार्ड, नहीं सॉरी, चरक संपद अवार्ड फॉर द आयुर्वेदिक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एट द 9th WAC वैक गोवा एंड द 10th WAC वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस देहरादून, दोनों में आपने
उस अवार्ड को आयुर्वेदिक शॉर्ट फिल्म के लिए जीता है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज इस मंच पर अग्रिम धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आप हमारे इमरजेंसी स्पीकर है, आज के दिन का लेक्चर किसी और का था और फिर हमने आपसे निवेदन किया और उन्होंने तुरंत आपका नाम सजेस्ट किया और आपने हाँ बोला। तो मैंने आज डॉक्टर पूनम चौधरी को भी फोन किया था। मैंने कहा आज की बिजली तुम पे गिरने वाली थी, है ना, क्योंकि मेरा एनआईए का स्टाफ, मेरा पूरा वहाँ का डिपार्टमेंट, हमारी एचओडी मैडम सहित, है ना, इतने ज्यादा कोऑपरेटिव है। और सबको मैंने कह रखा है कि मुझे कोई नहीं मिला तो आप में से एक कोई होगा, और सभी ने हाँ भरी है, वरना बेटा 11 साल तक नहीं चलता ये, है ना। बहुत ज्यादा Thank उसमें सहभागिता, कोऑपरेशन सभी का रहता है, तभी हम ज्ञान यज्ञ को इतने समय से कर पा रहे हैं। तो आज के इमरजेंसी स्पीकर करने के लिए अग्रिम धन्यवाद को ग्रहण करें। thank you, madam. जी, बहुत बहुत वेलकम इस प्लेटफॉर्म पर, और ओवर टू यू बेटा। Okay, thank you, madam. मैडम सुनाई दे रही है मेरी आवाज हाँ अच्छे जी, हाँ से? जी, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी तरीके से। ओके, जी एंड पीपीटी जी पीपीटी दिख रहा जी, है? पीपीटी हाँ फुल में है। और एक है ना, फॉरवर्ड करके देख लो, कई बार क्या पहला ही डिस्प्ले रहता है, सेकंड, हाँ सेकंड हो गया, चलो हो गया ओके ना ओके, मैडम? हाँ, एवरीथिंग ओके, ओके ओवर टू यू। ओके मैडम। सो पहले तो मैडम आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली कि वैसे तो हम क्लिनिकली देखते रहते हैं केसेस एंड, लेकिन जब ऐसे लेक्चर लेते हैं तो उसको और अच्छे से हम समझते हैं, पढ़ते हैं, केसेस देखते हैं। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एक्चुअली प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। तो आज से 3-4 साल पहले जब मुझे फर्स्ट गाइडशिप मिली तो तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक लूं कि जो मतलब यूनिक हो, कहीं उसके ऊपर काम ना हुआ हो। तो फिर मैंने देखा कि ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी है, तो उसके ऊपर अवेयरनेस भी कम है। कि जैसे हमारे दिमाग में आर्तक्षयी का पेशेंट आया तो सबसे पहले हम यही मतलब यही हमारे एक थिंकिंग प्रोसेस जाती है कि इसमें पीसीओडी है कि नहीं। तो पीसीओडी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह वगैरह हम सब एडवाइस करके उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी इतना दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए ये यूनिक टॉपिक मैंने देखा, चूज किया कि चलो इसके ऊपर देखते हैं कि हमें पेशेंट कितने मिलते हैं। तो 3 साल पहले जब ये टॉपिक चूज किया तो हमने प्रिवेलेंस पहले तो देखा कि कितना प्रिवेलेंस है इसके ऊपर। तो रेयरली 1% हमें मिलता था कि ग्लोबल प्रिवेलेंस उसका 1% है। तो फिर स्टूडेंट ने भी बोला कि मैडम ये तो बहुत ही कम है, इसमें तो पेशेंट हमें नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम नंबर ऑफ पेशेंट कम रख लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आयुर्वेद में हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। कि फेलर है तो उसमें हमें रिजल्ट मिलता है कि अर्ली फेज में हम डिटेक्ट कर पाते हैं, उसके ऊपर हम क्या मतलब कर सकते हैं। तो वो टॉपिक हमने इसलिए ये चूज किया था। और फिर अभी तो ये वो टॉपिक कंप्लीट भी हुआ, मैं उसके रिसर्च फाइंडिंग्स भी आपको बताऊंगी। तो मेरा जितना इसमें मतलब नॉलेज है, मैंने जितना सीखा है और देखा है, उतना मैं ट्राई करूंगी कि आपको डिलीवर करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या आज देखेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीओआई, क्योंकि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी एक मॉडर्न टर्म है। तो डेफिनेशन एज पर मॉडर्न, एंड जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो भी जो आयुर्वेदिक जो आर्तक्षय के पैरामीटर्स हैं उसके साथ जो मॉडर्न के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो पीओआई के रिलेटेड हैं उसके साथ भी हम उसको डायग्नोसिस करते हैं, ताकि हम ये रिसर्च के पर्पज से हम प्रूव कर पाए कि हमारा रिजल्ट है वो पीओआई पे है कि नहीं। एंड देन क्लिनिकल बर्डन कितना है, उसका प्रिवेलेंस कैसे है, ग्लोबल प्रिवेलेंस क्या है एंड इंडिविजुअल प्रिवेलेंस कैसे है। देन रिव्यू मॉडर्न डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क के क्या है, 1 by 1 वो हम देखेंगे। कोरिलेट पीओआई विथ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में हम उसको कैसे समझ सकते हैं। एक्चुअल पीओआई है जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर है वो, एंड प्लस स्टेज वाइज की हम उसको ऐसे बाइफरगेट कर पाए कि अर्ली पीओआई, मिड पीओआई एंड एस्टैब्लिश्ड मतलब लेट पीओआई। एंड उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं एंड जो उसकी इटियोपैथोलॉजी बनती है, तो वो हम आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति में उसको कैसे फिट कर सकते हैं कि जिससे हम हमारा आयुर्वेद का संप्राप्ति विघटन कर पाए। देन डिस्कस प्रिवेंशन एंड इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि
यहाँ पे जो रोल है वो प्रिवेंटिव ज्यादा है, इंटरगेटिव ज्यादा है। अगर एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो फिर हम जो ओवेरियन जो रिजर्व है उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं, तो ये एक हम समझेंगे। एंड हाईलाइट अर्ली विंडो अपॉर्चुनिटी, ये हमने वो रिसर्च से निकाला कि हमें एक अपॉर्चुनिटी, विंडो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर हम उसको अर्ली डायग्नोसिस कर पाए। जैसे हर एक डिजीज में ऐसा ही है, अभी सर्वाइकल कैंसर वीक चल रहा है तो उसमें भी ऐसा ही है कि एक हमें विंडो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें हम डिजीज को या तो प्रिवेंट कर पाए या तो अभी थोड़ा सा जो डेवलप हुआ है उसको रिवर्स कर पाए। तो वो हम जो समराइज करेंगे कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम देखें मॉडर्न के हिसाब से, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शन बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के पहले जो ओवेरियन फंक्शन लॉस होता है उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी बोलेंगे। मेनोपोजल एज है वो 45 to 55 अराउंड है, एंड जो डिक्रीज, जो ओवेरियन फंक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता है वो आफ्टर मतलब 40 के बाद वो धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन अगर वो 40 ईयर्स से पहले हमें मिले तो उसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी में कंसिडर करेंगे, जिसके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मंथ। 4 मंथ से ज्यादा या तो एमेनोरिया है या तो फिर ओलिगोमेनोरिया है, या तो बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ मेंसेस मिल रहा है आपको, या तो फिर जो साइकिल है वो डिलेड मिल रही है 35 डेज से ज्यादा, या फिर 8 साइकिल्स पर ईयर। तो वो हम कंसिडर करेंगे उसको द सिम्टम ऑफ POI। Then elevated gonadotrophin, specifically FSH, follicle stimulating hormone, on 2 occasions, मतलब 4 weeks apart हमें 2 बार FSH करना है, और अगर वो हमें elevated मिलता है, वो राइज मिलता है, तो हम उसको POI के वन ऑफ दी पैरामीटर में कंसिडर कर सकते हैं। हाइपोइस्ट्रोजेनिज्म मतलब इस्ट्रोजन लेवल कम है एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेचुरल मेनोपोज। नेचुरल मेनोपोज जो ग्रेजुअली जो उसके सिम्टम्स हमें आफ्टर 40 मिलते हैं, उसके बदले हाइपोइस्ट्रोजेनिक कंडीशन की वजह से जो मेनोपोजल सिम्टम्स है वो हमें 40 ईयर्स से पहले मिलेंगे। तो यहाँ पे इस्ट्रोजन लेवल अगर हम कराते हैं, हमने ये रिसर्च में देखा है कि इस्ट्रोजन लेवल पे इतना फर्क नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो नंबर्स है जो सीरम एस्ट्रोजन का, तो वो इतना नहीं मिलता है, लेकिन सिम्टम्स हमें मिलते हैं कि जो मेनोपोजल सिम्टम्स है वो पेशेंट में हमें मिलते हैं। तो इसलिए हमने मेनोपोजल का जो असेसमेंट स्केल है वो भी हमने एक वन ऑफ दी असेसमेंट क्राइटेरिया में रखा था। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। सो यहाँ पे ट्रायड ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी करके बताते हैं मॉडर्न में कि एक ट्रायड है जिसमें आप एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया, हाइपोइस्ट्रोजेनिज्म एंड हाई FSH, वो तीनों को इंक्लूड करो तो वो हो गया परफेक्ट प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया होगा एटलीस्ट 4 मंथ्स अपार्ट। जो आर्तक्षय के जो लक्षण हैं उसको हम एज अ सब्जेक्टिव पैरामीटर्स यहाँ पे ले सकते हैं, यथोचित काल अदर्शन, अल्पता एंड योनि वेदना। लेकिन उसमें हमें पैरामीटर जो टाइम रखना है वो 4 मंथ, 4 मंथ से अगर ज्यादा पीरियड से हमें मिलता है बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे हम उसको कंसिडर करेंगे। एलिवेटेड गोनेडोट्रोफिन रेज्ड FSH लेवल जो कि होगा 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा एंड 40 ईयर्स से भी ज्यादा। मतलब पहले जो ऐसा था कि POF था, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर, तो 40 से ज्यादा अगर FSH मिलता है तो फेलर में वो कंसिडर करते थे। लेकिन अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है तो 25 के अराउंड अगर हमें मिलता है तो भी हम उसको एक अपॉर्चुनिटी विंडो के तौर पे ले सकते हैं। देन हाइपोइस्ट्रोजेनिज्म, तो लो सीरम एस्ट्रोजन लेवल लेस देन 50 pg पर ml मिलता है, एसोसिएटेड विद सिम्टम्स सच एज हॉट फ्लश, वेजाइनल ड्राइनेस, इनफर्टिलिटी, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब जो भी मेनोपोजल सिम्टम्स है वो हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। देन प्रिवेलेंस, तो ग्लोबल बर्डन क्या है ये? तो जैसे मैंने बताया कि पहले जो था उसका ग्लोबल प्रिवेलेंस 1 था, जो कि इंक्रीज होके अभी के जो रिसेंट स्टडीज है उसमें 3.7 ग्लोबल प्रिवेलेंस मिल रहा है। एंड
its frequency is found to be 10 to 28% among women with primary amenorrhea and 4 to 8% among those with secondary amenorrhea. प्राइमरी एमेनोरिया क्योंकि प्राइमरी एमेनोरिया में जेनेटिक कोजेज होंगे एंड जो हम डिस्कस करेंगे तो उसकी वजह से उसमें ज्यादा प्रेवलेंस मिलेगा एंड एज के अकॉर्डिंग भी प्रिवेलेंस चेंज होगा, जैसे कि लेस देन 20 years, सो दैट इज वेरी रेयर, 1 in 10,000 फीमेल, less than 30 years, so 1 in 1,000, and less than 40, 1 in 100. एंड ऑफन अंडर डायग्नोस, जैसे मैं बताया कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं अभी जो क्लिनिकली हम देखते हैं तो वो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट है अगर इनफर्टिलिटी है तो ही वो हमारे पास मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी को कंसिडर करके आते हैं। तो ये भी एक रीजन है अंडर डायग्नोस्टिक का कि पेशेंट भी इतने अवेयर नहीं है कि अगर उसका फैमिली कंप्लीट है, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर उसको मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी है, दूसरे सारे सिम्टम्स है तो वो उस पे उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी है तो वो हमारे पास आएगा। तो ये भी हमें अवेयरनेस, पेशेंट में अवेयरनेस की जरूरत है कि इसका एक आउटकम ये भी है कि जो भी पोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, जो अर्ली जो सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी पेशेंट को अपने जो मेंस्ट्रुअल जो भी पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अष्ट आर्तवदुष्टि जो आयुर्वेद में दिया है वो उसको उसी कॉन्सेप्ट से हम ले सकते हैं कि जो आर्तवदुष्टि है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल जो पैटर्न है, तो अगर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी हमें मिलती है तो सिर्फ वो सिम्टम्स से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि फीमेल है वो हेल्दी नहीं है, वो हमारा एक मिरर है। फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज द मिरर ऑफ अवर हेल्थ। तो हेल्थ ठीक है कि नहीं उसका आईना है जो हमारे मेंस्ट्रुअल पैटर्न है वो, तो ना कि सिर्फ इनफर्टिलिटी को फोकस करके, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फीमेल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एक कंसिडर करके ये अवेयरनेस होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर ये प्रिवेलेंस का जो रेफरेंस है, अगर हम देखें ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम देखें कि रिजल्ट में द प्रिवेलेंस ऑफ पीओआई वाज हायर इन मीडियम एंड लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज। मतलब यहाँ पे उन लोगों ने ये भी असेस किया है कि मीडियम एंड लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे पीओआई हाई मिल रहा है एंड the result this study could contribute to consequences raising of health policy makers towards the necessity of prioritizing, planning and allocating health resources as preventive and treatment in intervention for this woman। मतलब जो लोअर सोशो इकोनॉमिक जो कंट्रीज है उसमें ये हाई मिल रहा है, तो वहां पे उसको पॉलिसीज में कंसिडर करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये एक दूसरा एक मेटा एनालिसिस है कि जिसमें भी रिजल्ट में दिखाया है कि the global overall prevalence of POI among women was 3.5%। जो global prevalence है वो 3.5% है, but by subgroup analysis the prevalence of POI among women with iatrogenic etiology, अभी यहाँ पे जो उसके causes है उसके according उन्होंने bifurcate करके दिया है। तो iatrogenic etiology है वो 12.2%, followed by autoimmunity 10%, 10.5%, prevalence of POI by reason was 11.3। अलग अलग रीजन में भी POI है वो अलग प्रेवलेंस में मिलता है एंड 5.3% इन डेवलपिंग कंट्री। सो इंडिया को हम डेवलपिंग कंट्री में कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारा प्रेवलेंस होगा 5.3%, हायर देन 3.1% इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री से 3.1% हायर डेवलपिंग कंट्री में मिल रहा है। So the trend of prevalence of POI over the past 20 years was on the rise। मतलब past 20 years में जो POI है उसका जो prevalence है वो rise हुआ है। Okay, then etiopathogenesis as per modern। तो जो prevalence में जो हमने bifurcation देखा वही है यहाँ पे कि जो जेनेटिक जो कोज है जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, FMR1 जीन प्री म्यूटेशन, गैलेक्टोसेमिया वगैरह जो जेनेटिक कोजेज है वो 10% रिस्पॉन्सिबल मिल रहे हैं। ऑटोइम्यून ओवेरियन डैमेज भी मिल रहा है 5%। केमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह आइट्रोजेनिक रीजन है वो डिपेंड है कि कितना परसेंट वो जो डिजीज के लिए जो थेरापीज हो रही है उसके रिलेटेड है। इडियोपैथिक जो कि मोस्ट कॉमन है कि 80% पेशेंट में कोई कोज ही नहीं मिलता है, मतलब कोई आइडेंटिफिएबल टूल्स हमारे पास नहीं है कि जिसको हम डिटेक्ट कर पाए। तो यही हमारा जो अपॉर्चुनिटी विंडो है
क्योंकि हमें पता नहीं है, और या तो फिर जेनेटिक ऑटोइम्यून डैमेज वगैरह हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उसके अलावा जो बचता है कि अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कि देव व्यापारी चिकित्सा, तो उसमें हम ट्रीटमेंट अप्लाई करके देख सकते हैं कि किसमें कितना हमें रिजल्ट मिलता है। सो हम वन बाय वन ब्रीफ करते जाएंगे कि कौन कौन से कोजेज होते हैं मॉडर्न में, कि जिससे हमें वो कोजेज एक्सक्लूड करने को पता चले कि ये चीजें अगर नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो कोज है वो असाध्य है, इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जेनेटिक कोज है तो उसमें फ्रेजाइल एक्स प्रीम्यूटेशन FMR1, टर्नर सिंड्रोम मिलेगा, गोनाडल डिसजेनेसिस, रेयर जीन म्यूटेशन लाइक DMP15, FSR1, FOXL2, जेनेटिक, तो इसमें सब में हमें क्या है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग सब में एडवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ हो या फिर अर्ली ऑनसेट हो, लेस देन 30 ईयर या फिर जैसे 20 ईयर से कम वाली जो गर्ल है उसमें अगर प्राइमरी एमेनोरिया मिलता है तो फिर उसमें हमें जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाना चाहिए टू एक्सक्लूड दी जेनेटिक कोजेस। तो यहाँ पे आयुर्वेद का रोल क्या आएगा, तो हम इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है प्री कंसेप्शनल प्लानिंग का, जिसपे हम बीज दोष के ऊपर काम करते हैं, शुक्र है ना, तो बीज के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे मतलब रिसर्च कर सकते हैं कि जो प्री कंसेप्शनल प्लानिंग के साथ जो प्रेगनेंसी रही है तो उसके ऊपर ये मतलब वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का स्टडी हो जाएगा 20-30 ईयर्स का, कि उसके ऊपर ये जो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। देन सेकंड है ऑटो इम्यून ओवेरियन डैमेज। सो इट इज अ कंडीशन इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स ओवेरियन टिश्यू। जैसे बाकी सारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं कि जिसमें बॉडी के जो टिश्यू है वो हमारे इम्यून सिस्टम है वही हमारे जो नेचुरल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो सेम वैसे ओवरी में भी ऑटो इम्यून ओवेरियन डैमेज होता है, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, फॉलिकुलर लॉस एंड इम्पेयर्ड ओवेरियन फंक्शन रिजल्टिंग इन प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी। सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ऑटो इम्यून ओवेरियन डैमेज करते हैं, जो ओवरीज के जो सेल्स है वही उसको डैमेज कर देते हैं, जैसे बाकी सारे ऑटो इम्यून डिजीज में होता है, तो वैसा भी हमें 5% केसेस वैसे भी मिलते हैं। तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी देखे तो जैसे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल थीका ग्रेन्युलोसा सेल्स में मिलता है, जो कि फॉलिकुलर डिस्फंक्शन और एसेलरेटेड फॉलिकुलर डिस्प्लेसिया करता है। तो टारगेट ऑफ इम्यून अटैक क्या, एक इम्यून अटैक होगा, हमारे बॉडी के सेल ही ओवरीज के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे तो वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, या फिर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस, जो एस्ट्रोजन सिंथेसिस के लिए जो इन्वॉल्व एंजाइम है उसको इसके ऊपर अटैक करेंगे, या फिर ओवेरियन स्ट्रोमल टिश्यू को सीधा डैमेज कर देंगे। तो ये जो डैमेज होगा तो इसमें क्या होगा कि फॉलिकल्स में बी प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। काफी बार क्या होगा कि जो फॉलिकल पूल है वो डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर ये जो एंजाइम्स एस्ट्रोजन सिंथेसिस वगैरह जो रिसेप्टर्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो उसमें फॉलिकल्स मिलेंगे लेकिन वो नॉन फंक्शनल मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे वायु का आवरण हो, मतलब वायु आवृत हो जाता है पित्त से या दूसरे दोष से, कि उसका काम है वो बंद हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो वायु का आवरण हो गया है, वो कंसिडर करके हम आवरण की चिकित्सा इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें हार्मोन पैटर्न कैसे मिलेगी, तो FSH एलिवेटेड मिलेगा, सीरम एस्ट्रोजन लो मिलेगा, AMH भी वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। अर्ली फेज में AMH लो हो जाता है, तो रिड्यूस्ड बट नॉट ऑलवेज एब्सेंट। अगर एक्चुअल लेट POF होगा तो उसमें AMH है वो बिल्कुल ही मिलेगा नहीं। इंटरमिटेंट ओवेरियन एक्टिविटी मिलेगी, मतलब कभी ओव्यूलेशन, मतलब कभी ओवरी एक्टिव होगी, कभी ओवरी एक्टिव नहीं होगी, डिपेंड ऑन दी ऑटो इम्यून सेल्स कितना काम कर रहे हैं, अभी कितने हैं, या फिर कुछ ट्रीटमेंट ले रही है फीमेल तो फिर कितना है, तो इंटरमिटेंट ओवेरियन एक्टिविटी मिलेगी। तो ये रीजन है कि कभी कभी क्या है कि POI डायग्नोस होने के बाद भी फीमेल है वो कंसीव कर लेती है, मतलब कुछ परसेंटेज में, तो वो इंटरमिटेंट ओवेरियन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। फिर एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो POI है तो जो पेशेंट POI के डायग्नोसिस होते हैं तो उसमें ऑटो इम्यून कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज, एडिशंस डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, पर्निशियस एनीमिया, सेलिएक डिजीज, उस तरीके के जो ऑटो इम्यून डिजीज है
उसमें भी POI है वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन है। या तो फिर ये कहे कि POI है विच कैन बी दी अर्ली बायोमार्कर ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिजीज। सो जो उसको बोलते हैं APS, ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम, कि जिसमें 2 या 3 ग्लैंड्स के ऊपर अटैक होता है, 2 या 3 ग्लैंड्स साथ में ऑटो इम्यून डिजीज के साथ इन्वॉल्व होती है। तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, दूसरी ग्लैंड हो गई है, ओवरी हो गई, तो उसको एक सिंड्रोम बोलते हैं APS, जिसमें लेवल भी आते हैं कि APS 1, APS 2, APS 3। जनरली APS 2 में जो ओवरी है उसके जो फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं वो लेवल 2 पे आते हैं। तो ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम रिप्रेजेंट अ सिस्टमैटिक इम्यून डिसऑर्डर व्हेन ओवेरियन insufficiency coexist with the other endocrine gland failure। अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके साथ ओवरी की भी इनसफिशियंसी रहती है, मतलब वो साथ में तीनों आपको मिलते हैं। तो अगर आपको POI मिलता है तो आप दूसरे भी ऑटोइम्यून डिजीज को डायग्नोसिस कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज मिलते हैं तो उसमें आप POI को चेक कर सकते हैं। तो POI कैन बी द अर्ली बायोमार्कर ऑफ दिस ऑटोइम्यून डिजीज। एंड इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स में मिलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया, हॉट फ्लशेस, इसमें प्राइमरी एमेनोरिया नहीं मिलेगा लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया मिलेगा क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है। हॉट फ्लश, वेजाइनल ड्राइनेस मिल सकता है, ओकेशनल स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन या फिर ओव्यूलेशन मिल सकता है। तो आयुर्वेद में क्या है कि इट मे हेल्प इन इम्यून मॉड्यूलेशन, सिम्टम्स रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ रेसिडुअल ओवेरियन फंक्शन एंड व्हेन अप्लाइड अर्ली बट एस्टैब्लिश्ड ऑटोइम्यून डैमेज रिक्वायर्स इंटीग्रेटिव एंड सपोर्टिव केयर। अगर आप डिटेक्ट कर पाते हैं, आज ही एक केस आया था, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको हम अगर डिटेक्ट कर पाए तो अर्ली फेज में उसको ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे निज हेतु विथ दोष प्रकोप विथ क्रॉनिक पित्त वात विशेषण लीड्स टू धातुपाक एंड धातु क्षय समझ सकते हैं हम। श्रोतोदृष्टि ऑफ आर्तव श्रोतस, क्योंकि आर्तव श्रोतस में वो भी एक सिम्टम्स बताए विद के लक्षण में। इम्यून इन्फ्लामेशन रिसेंबल संग एंड विमार्ग गमन मिस डायरेक्शन एक्टिविटी, वायु की एक्टिविटी अलग हो जाती है। एंड ओजस विकृति, सो क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी है वो डिसऑर्डर्स ऑफ ओज कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ द बॉडी है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसको हम ये 3 कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, निज हेतु विथ दोष प्रकोप, श्रोतोदृष्टि ऑफ आर्तव श्रोतस एंड ओज विकृति। देन थर्ड है आइट्रोजेनिक कोजेस related to POI. So gonadotoxic cancer therapies, chemotherapy, especially alkaline agents, pelvic radiotherapy, तो वो क्या करेगा कि डायरेक्ट फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन करेगा, परमानेंट ओवेरियन फेलियर करेगा, सीधा ही वो फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन ही करेगा, फिर इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उसमें ओवेरियन फॉलिकल को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अभी एग फ्रीज का कॉन्सेप्ट है तो हम फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके फिर ये कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं प्रिवेंटिव के तौर पे। देन ओवेरियन सर्जरी, सो ओवेरियन सिस्टेक्टोमी, रिपीटेड ओवेरियन ड्रिलिंग, एंडोमेट्रियम एक्सिसन, ये सारी जो ओवेरियन सर्जरी है वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो अगर ओवेरियन सर्जरी की हिस्ट्री है तो वो भी वन ऑफ द रीजन है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के। तो वो क्या करेंगे कि लॉस ऑफ फॉलिकुलर पूल करेगा एंड वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज करेगा। सो ये थर्ड रीजन है। पेल्विक सर्जरी लाइक हिस्टेक्टोमी विथ ओवेरियन कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव पेल्विक एडियोलाइसिस, तो वो ब्लड फ्लो को रिडक्ट करके फिर डिस्ट्रक्शन करेगा। लॉन्ग टर्म हार्मोनल सप्रेशंस भी फंक्शनल सप्रेशंस करेगा। तो आइट्रोजेनिक को आयुर्वेद से हम कैसे समझ सकते हैं? तो अभिघातज, जो आतश्रोत विद्ध में जो अभिघातज बताया है, तो अभिघात की वजह से जो श्रोतोदृष्टि है उसमें जो अभिघात होगा, आगंतुज हेतु से धातु क्षय होगा, वात प्रकोप से जो गंभीर धातु का क्षय होगा, ये हम उसको ले सकते हैं। तो अभिघातज वात लीड्स टू धातु क्षय एंड फाइनली इट कोज आर्तव नाश। देन फोर्थ है इडियोपैथिक, जो कि सबसे ज्यादा है, मोर देन 80%।
तो इडियोपैथिक है मतलब हमें पता नहीं है या फिर हमारे पास टूल्स नहीं है, तो ये सारे कोजेस उसमें हो सकते हैं। अगर हम जैसे जेनेटिक कोज है हम उसको डिटेक्ट करें, जेनेटिक असेसमेंट करें तो हमें पता चलेगा, वरना हम उसको इडियोपैथिक समझेंगे। तो वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी हिस्ट्री है या फिर पेशेंट ऐसे क्रॉनिक है। सो एसेलरेटेड फॉलिकल एट्रेसिया हो सकता है, वहां पे रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉलिकल एट यंग एज, पॉसिबिलिटी ड्यू टू इंटरेस्टिंग ओवेरियन फैक्टर। सब क्लिनिकल ऑटोइम्यून ऑफोराइटिस में भी हमें क्लिनिकली मतलब ऑब्जेक्टिवली पता नहीं लगता है, लेकिन सब्जेक्टिवली हमें मिलता है पीओआई के सिम्टम्स। जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो अनडिटेक्टेड है, जैसे माइनर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट है एंड FMR1 प्रीम्यूटेशन है जो कि ऑलवेज स्क्रीन्ड नहीं होता है, तो वो उसमें हो सकता है। Dysregulated ovarian steroidogenesis, follicular present but poor estrogen synthesis, altered gonadotrophin response leads to functional ovarian insufficiency. Some environmental lifestyle triggers जैसे chronic stress है, nutritional deficiency, तो वो भी idiopathic factors में include कर सकते हैं। Now Ayurvedic interpretation of idiopathic POI. So idiopathic POI corresponds closely with Nij Hetu dominant disorders like Vat Pradhana Tridosha Vikruti, Ras Rakta Artav Dhatu Kshaya, impaired Dhatu Paripak due to subtle Agni dysfunction. Then clear कोई ट्रोमा सर्जरी या ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो क्षयजन्य विकार ड्यू टू बीज भाग अवयव दोष और धातु दौर्बल्य। जो धातु क्षय है वही यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि वात प्रधान त्रिदोष की वजह से रस रक्त आर्तव का क्षय होके जो आर्तव धातु है उसका क्षय यहाँ पे मिल रहा है या फिर धातु दौर्बल्य मिल रहा है। नाउ पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, तो मॉडर्न के हिसाब से 2 टाइप से पीओआई होता है। मेन मैकेनिज्म है उसका फॉलिक्यूलर डिप्लीशन एंड फॉलिक्यूलर डिसफंक्शन। डिप्लीशन मतलब जो डिक्रीज्ड मतलब जो डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा, जो मेजोरिटी रिवर्सेबल होगा। एंड डिसफंक्शन मतलब फॉलिकल्स उसमें प्रेजेंट होगी लेकिन उसका फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होगा। तो 2 तरीके से पीओआई हो सकता है, 2 पैथोफिजियोलॉजी मिलती है जैसे हम देखते हैं। तो फॉलिकुलर डिप्लेशन क्या है? सो इट रिफर्स टू अ रिड्यूस्ड और एग्जॉस्टेड पूल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल ओवेरियन का जो पूल है वो रिड्यूस्ड होगा ड्यू टू एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो भी कोज हमने देखे उसकी वजह से अगर रिड्यूस होता है फॉलिकुलर पूल तो वो फॉलिकुलर डिप्लेशन है। सो यहाँ पे क्या है कि फॉलिकल्स आर नो लॉन्गर प्रेजेंट इन सफिशिएंट नंबर। धीरे धीरे करके वो फॉलिकल्स है वो कम होते जाएंगे, जिसको आप ये जो हम सोनोग्राफी कराते हैं ना, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर AFC एंट्रल फॉलिकल काउंट, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर टू डिटेक्ट प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। सो यहाँ पे एंट्रल फॉलिकल जो काउंट है वो कम मिलेंगे, फॉलिकल्स है वो कम होंगे, सफिशिएंट नंबर में नहीं होंगे। तो उसको अगर अर्ली डायग्नोस करो तो जितने फॉलिकल्स है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर लेट डायग्नोस होता है तो फिर फॉलिकल्स अगर बिल्कुल ही कम हो गए या फिर एब्सेंट हो गए तो फिर वो रिवर्सेबल नहीं है। तो उसमें जो ट्रीटमेंट का पर्पस होगा वो जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है मेनोपॉजल सिम्टम्स वगैरह के, तो उसको प्रिवेंट करने या फिर सपोर्ट करने का मैनेजमेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा? कंजेनाइटल लो फॉलिकल नंबर, कंजेनाइटल ही फॉलिकल्स के नंबर है वो कम है ड्यू टू मैटरनल फैक्टर या फिर जो भी जेनेटिक फैक्टर्स है या फिर बीज दोष है उसकी वजह से। तो कंजेनाइटल लो फॉलिकल नंबर्स एक वो रीजन है। एसेलरेटेड एट्रेसिया मतलब एबनॉर्मली रैपिड लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जैसे वात दोष कह सकते हैं कि वायु इतना बढ़ जाता है कि वायु का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो हर महीने एक फॉलिकल्स है वो डेवलप होके रप्चर होना चाहिए, उसके बदले वो रैपिड लॉस, जितने फॉलिकल्स है वो बहुत ही उसकी स्पीड है लॉस की वो बढ़ जाती है। तो जो मेनोपॉजल एज है वो अर्ली आ जाती है, तो जिसको बोलेंगे एसेलरेटेड एट्रेसिया, एबनॉर्मली रैपिड लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं वात के शमन से। देन डायरेक्ट फॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन ड्यू टू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑटोइम्यून डैमेज एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स से डायरेक्ट फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन होगा।
हार्मोनल पैटर्न उसमें क्या मिलेगी, FSH परसिस्टेंटली हाई मिलेगा, AMH वेरी लो या फिर अनडिटेक्टेबल, अगर अर्ली फेज में डिटेक्ट हुआ तो वेरी लो एंड लेट हुआ तो अनडिटेक्टेबल, एस्ट्रोजन वेरी लो मिलेगा। क्लिनिकल implication, ovarian reserve exhausted and restoration is not possible। तो आयुर्वेद में नष्टार्तव या फिर आर्तव नाश कह सकते हैं, ड्यू टू सिवियर वात प्रधान धातु क्षय, लॉस ऑफ बीज भाग अवयव विच लीड्स टू वंध्यत्व, अति प्रवृत्ति ऑफ क्षय लीड्स टू अर्ली नाश, क्षय की अति प्रवृत्ति हो जाती है वायु की एक्सेसिव फंक्शंस की वजह से, या फिर पित्त का क्षय होगा एंड आर्तव का अर्ली नाश होगा। देन सेकंड जो पैथोफिजियोलॉजी है वो फॉलिक्यूलर डिसफंक्शन। तो यहाँ पे हमें विंडो अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इट इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स दैट आर अनेबल टू ग्रो, मैच्योर और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू हार्मोनल सिग्नल्स। हार्मोनल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो वो अनेबल टू ग्रो या फिर मैच्योर होते हैं, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर डिसफंक्शन। तो यहाँ पे फॉलिकल्स आर प्रेजेंट बट नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म काम करेगा, इम्पेयर्ड FSH-LH रिस्पॉन्सिवनेस, अल्टर्ड स्टेरॉइडोजेनेसिस, इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। सो यहाँ पे हार्मोनल पैटर्न मिलेगी, FSH नॉर्मल या तो फिर इंटरमिटेंटली एलिवेटेड मिलेगा। जब रिस्पॉन्स फॉलिकल्स जब रिस्पॉन्ड होंगे तो ठीक मिलेगा हार्मोन्स लेवल, नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। AMH लो टू नॉर्मल मिलेगा, लेकिन डिटेक्ट ही नहीं हो, मतलब मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो मिलेगा ऐसा नहीं होगा। एस्ट्रोजन फ्लक्चुएटिंग मिलेगा एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी नॉर्मल और एलिवेटेड मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि इंटरमिटेंट ओवेरियन एक्टिविटी मिलेगी। ओवेरियन एक्टिविटी है वो कभी होगी कभी नहीं, पोटेंशियली रिवर्सेबल, रिवर्स कर सकते हैं हमको, एंड बेस्ट विंडो फॉर इंटरवेंशन है ये फॉलिक्यूलर डिसफंक्शन। तो आयुर्वेद में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्षीण आर्तव दृष्टि जो बताई है, जो कि वात पित्त दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आवरण ऑफ आर्तव श्रोतस, वायु है, वायु आवृत है और उसके ऊपर जैसे अगर पित्त का आवरण है, तो पित्त का आवरण अगर हट जाएगा तो वायु का फंक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा। वायु है उसका काम स्टिक हो गया है ड्यू टू इम्पेयर्ड धातु परिपाक। सो यहाँ पे धातु इज प्रेजेंट बट इट्स कर्म इज विकृत, ऐसे करके हम समझ सकते हैं ये फॉलिक्यूलर डिसफंक्शन को। तो यहाँ पे हमें एक विंडो इंटरवेंशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, फॉलिक्यूलर डिप्लेशन एंड फॉलिक्यूलर डिसफंक्शन, तो फॉलिक्यूल नंबर है वो सिवियरली रिड्यूस या फिर एब्सेंस होते हैं एंड डिसफंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल स्टेटस यहाँ पे नॉन फंक्शनल, डिसफंक्शनल, AMH वेरी लो या फिर एब्सेंट एंड डिसफंक्शन में लो टू नॉर्मल, FSH परसिस्टेंटली हाई मिलेगा अगर फॉलिक्यूलर डिप्लेशन है तो, लेकिन डिसफंक्शन में फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, कभी हाई मिलेगा, कभी आप 2 महीने बाद कराओगे तो बिल्कुल ही नॉर्मल मिलेगा। रिवर्सेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। POI स्टेज यहाँ पे हम लेट या फिर एस्टैब्लिश्ड स्टेज बोलेंगे या फिर POF बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अर्ली POI, जो कि हम कंसिडर करेंगे हमारे ट्रीटमेंट में। एंड आयुर्वेद में हम इसको बोलेंगे आर्तवनाश या फिर नष्टार्तव, और यहाँ पे बोलेंगे क्षीणार्तव। तो क्षीणार्तव की जो इटियोपैथोलॉजी है वो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। So early POI is predominantly a state of follicular dysfunction, whereas late POI represent follicular depletion. So follicular depletion implies potentially reversible ovarian activity, while follicular depletion indicates irreversible loss of ovarian reserve. And Rasayan supports follicular function and prevention of existing follicle. जो existing follicle है उसमें रसायन, जैसे हम उत्तर बस्ती देते हैं रसायन ड्रग्स के, फलग्रुत के, या फिर जो भी शतपुष्पा ऑयल्स वगैरह के, तो उसमें हम जो फॉलिकल्स है उसको प्रिजर्व करते हैं, तो वो फॉलिकुलर डिस्प्लेशिया है उसमें काम करेगा। यानी इट डज नॉट रीजनरेट डिप्लीटेड फॉलिकल, नए जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन जो है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। सो दिस इज द पैथोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर उसके कौन कौन से हैं? जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज अगर है तो उसमें POI हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ओवेरियन सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन भी रिस्क फैक्टर है।
स्मोकिंग ऑल्सो प्रूव्ड एज अ रिस्क फैक्टर। मॉडर्न में रिसर्च जो हुए हैं उसमें स्मोकिंग को भी रिस्क फैक्टर प्रूव किया है कि फीमेल जो स्मोक करती है उसमें ओवेरियन इनसफिशियंसी मिलती है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन and idiopathic, these are the risk factors of premature ovarian insufficiency. So you can see this pathology versus clinical manifestation, autoimmune disease, genetic factors, environmental factors, iatrogenic factors leads to premature ovarian insufficiency, and clinically वो menopausal symptoms, infertility, cognition और emotional health, bone disease, osteoporosis, metabolic and cardiovascular disease के फॉर्म में वो क्लिनिकली रिप्रेजेंट होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एमेनोरिया हो सकता है। इनफर्टिलिटी, जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मेनोपोज के जो वाजोमोटर सिम्टम्स है, हॉट फ्लश, नाइट स्वेट्स वगैरह। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे मूड स्विंग, डिप्रेशन। एक स्टडी मैंने पढ़ा था जिसमें देखा था कि डिप्रेशन इज वेरी रिलेवेंट टू प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। मतलब जो पेशेंट है, एक रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस था कि जो पेशेंट को पीओआई है उसमें डिप्रेशन था, मतलब पहले उसको बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीओआई, बिफोर 5 years से उसको डिप्रेशन था, एंड देन पीओआई इज एस्टेब्लिश्ड। सो डिप्रेशन इज कैन बी अ अर्ली मार्कर ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी। तो वहां पे हमारे जो मानस विकार है और मानसिक चिकित्सा है वो आयुर्वेद की यहाँ पे हम इम्प्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिस्क लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक जो स्टडी मैंने पढ़ा था, एक नर्सिंग स्टडी था लॉन्ग टर्म का, मतलब 20-25 years का, कि जो नर्सिंग फीमेल्स थी, 1000 से ज्यादा कुछ नंबर्स था, नहीं 10,000 के अराउंड, तो उसमें जो भी मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स थे तो वो लेटर ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजीज कितनी फीमेल्स को होते हैं। तो वहां पे भी देखा गया था कि जिसमें भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी थी, शी इज मोर प्रोन टू, मतलब उनको ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज मिला था। तो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज कैन बी अ अर्ली मार्कर ऑफ सीवीडी आल्सो, राइट। देन सोमेटिक, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, ड्राई आईज वगैरह क्लिनिकल फीचर्स है। तो सिम्टम्स ऑफन लेस सीवियर देन मेनोपॉज ड्यू टू रेसिडुअल फंक्शन। मतलब मेनोपोज में जो सिम्टम्स मिलते हैं उससे लेस सीवियर होगी, क्योंकि इसमें धीरे धीरे वो एस्टैब्लिश हो गए। ये सारे लॉन्ग टर्म रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटी। सो इनफर्टिलिटी ही सिर्फ फोकस नहीं होना चाहिए, पीओआई को हमें अवेयरनेस और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि ये सारे जो लॉन्ग टर्म रिस्क है उससे प्रिवेंट करके फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सके। सो नॉन रिप्रोडक्टिव कंडीशंस एसोसिएटेड विथ पीओआई, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, डिस्लिपिडेमिया, एलडीएल, टोटल कोलेस्टेरॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा, बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, थायराइड एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस मिलेगी। सो आयुर्वेद में सिस्टेमेटिक धातुक्षय होगा, जो धीरे धीरे है वो धातुक्षय जो होना चाहिए, जो वृद्धावस्था का जो फिजियोलॉजिकल जो फेनोमेना है वो अर्ली होगा, तो जो धातुक्षय है वो बिफोर 40 होगी। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग टर्म रसायन थेरापी दे सकते हैं, जो हम वृद्धावस्था में भी जो सिम्टम्स है उसको देते हैं। तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट फोकस होना चाहिए, नॉट ओनली इनफर्टिलिटी। नाउ डायग्नोस्टिक वर्कअप, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो गए। सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में तो जैसे हमने आर्तक्षय के सिम्टम्स देखे वो हो गए सारे। एक्सक्लूड करेंगे जो भी हमें अगर लगता है, जैसे कैरियोटाइप इन यंग पेशेंट्स है तो उसमें हम कैरियोटाइप करा के जेनेटिक कोज को एक्सक्लूड करेंगे। सिलेक्टेड कोज में थायराइड एंड ऑटोइम्यून स्क्रीनिंग करेंगे। अगर हमें बाकी सारे भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है वगैरह, जैसा हमें कुछ मिलता है तो ऑटोइम्यून थायराइड के सिम्टम्स मिलते हैं तो वो हम कराएंगे। देन सीरम एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्राडियोल, एफएसएच रेज मिलेगा, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। एस्ट्राडियोल है वो बहुत ही कम केस में कम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही लास्ट में उसमें एलिवेशन मिलता है, सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो सीरम एस्ट्राडियोल लेवल है उसमें कम मिलता है। एंड यूएसजी फॉर एएफसी, सोनोग्राफी में अंडर फॉलिकल काउंट है वो, जो कि अगर ज्यादा है तो पीसीओडी का पैरामीटर है, कम है तो वो पीओआई का पैरामीटर हो जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसको हम क्रोनोलॉजिकली ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये यही है कि
क्या इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्लिनिकल इवेल्युएशन हमें क्या क्या करना है, एग्जामिनेशन क्या करना है, देन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एंड उसके बेस पे पीओआई है वो हम कंफर्म करेंगे। ओके, सो क्यों ये चैलेंजिंग है? बिकॉज यंग एज एट डायग्नोसिस, फर्टिलिटी कॉन्सर्न है, लॉन्ग टर्म हार्मोनल डेफिशिएंसी, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड लिमिटेड क्यूरेटिव ऑप्शन है। इतने रिसर्च नहीं हुए आयुर्वेद में तो बिल्कुल ही कम मिला है कि जो पर्टिकुलर आर्तोक्षय, आर्तोदृष्टि पे बहुत सारे हुए, लेकिन पर्टिकुलरली पीओआई पे नहीं मिला है। नॉन इन्वेसिव अप्रोच टू एनहेंस ओवेरियन फंक्शन, सो लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, न्यूट्रिशनल इन्वेंशन, बिकॉज यहाँ पे धातुक्षय है तो वो हम कर सकते हैं। लिमिटेड बट इमर्जिंग डेटा ऑन ओवेरियन रिजुविनेशन, ओवेरियन रिजुविनेशन पे डेटा है हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट पर्पस, ट्रीटमेंट्स मॉडर्न में क्या क्या बताई है? तो रिप्लेस डेफिशिएंट हार्मोन, जो डेफिशिएंट हार्मोन है उसको रिप्लेस करना है। जैसे 20 ईयर की फीमेल है, यंग गर्ल्स ऐसी आती है कि जिसमें बिल्कुल ही प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर ही है, एफएसएच है वो 100 से ऊपर है, तो उसमें जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें देनी पड़ती है। तो ये मॉडर्न के ट्रीटमेंट है। प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, मैनेज सिम्टम्स, फर्टिलिटी काउंसलिंग ऑप्शन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन के पैचेस वगैरह आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट मिलता है। आयुर्वेद में फोकस ऑन फंक्शनल प्रिजर्वेशन बिफोर आईवीएफ के पहले भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स यहाँ पे मॉडर्न से रिफर होके आते हैं जिसमें आईवीएफ कराना चाहते हैं, लेकिन आईवीएफ से पहले वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जो क्षेत्र दृष्टि है उसको हम ठीक करते हैं कि जो एनवायरमेंट है, यूट्रस का जो एनवायरमेंट है, उत्तर बस्ती वगैरह, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंटेम्पररी रोल है एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंटीग्रेटिव केयर। देन विटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यू टू अर्ली एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम जो मेनोपोजल एज में जो हम रसायन ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट आयुर्वेद की जो हम देते हैं वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स, तो जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अगर फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है तो। फर्टिलिटी मैनेजमेंट, देन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज, जो भी है ऑटोइम्यून डिजीज है या जेनेटिक कोज है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो ये बहुत देखा है कि एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन है, तो उसको भाई हम काउंसलिंग करके सत्वावजय चिकित्सा कर सकते हैं। तो मूड डिसऑर्डर्स जो भी है तो वो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करते हैं, तो मेंटल हेल्थ है उसको स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद में हम जैसे वात प्रधान मानसिक विकार बोलते हैं तो मेध्य रसायन है वो यहाँ पे रिलेवेंस है। तो क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो उससे हमारे बॉडी के और दोष भी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो शारीरिक मानसिक दोनों को रिलेट है, तो उसको हम इससे कंसीडर करते हैं। पेशेंट पर्सपेक्टिव क्या है? तो क्योंकि लिविंग विथ अनसर्टेनिटी, पता नहीं है पेशेंट को, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को पता चलता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी मतलब मेनोपॉज, मतलब उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो या तो खत्म हो गई है या तो डिक्रीज हो रही है, तो वो एक अनसर्टेनिटी है, स्पेशली इनफर्टाइल पेशेंट में, तो वो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ डायग्नोसिस, लॉस ऑफ फेमिनिटी एंड फर्टिलिटी एंजाइटी। फेमिनिटी, लॉस ऑफ फेमिनिटी भी एक थॉट है कि ये जो सिम्टम्स है तो वो जैसे अभी अर्ली मेनोपॉज आ गया तो वो भी एक रहता है एंजाइटी का, डिप्रेशन का रीजन। सो नीड फॉर एम्पैथेटिक काउंसलिंग एंड क्लिनिकल अवेयरनेस कम है तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में एक होलिस्टिक अप्रोच है, लाइफस्टाइल एंड ड्रग एंड आहार विहार सब उसको ठीक करके हम रसायन प्लस सत्वावजय एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक कंसेप्चुअल कोरिलेशन होगा आर्तवक्षय या फिर आर्तवनाश। आर्तवक्षय की जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे देंगे हम। नष्टार्तव है, क्षीणार्तव से सबसे ज्यादा कंसिडर होता है यहाँ पे। बीज दृष्टि है, अगर जेनेटिक रीजन मिलता है तो। धातुक्षय जो ईओआई में जो फॉलिक्यूलर डिप्लीशन जो फास्ट मिलता है तो धातुक्षय का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं, स्पेसिफिकली रस रक्त एंड शुक्र धातु। एंड वात प्रधान त्रिदोष इम्बैलेंस।
तो जैसे क्षीण अर्थदुष्टि में बताया है कि क्षीण प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्याम, पित्त और वायु की दृष्टि से क्षीण अर्थदुष्टि होता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो रसायन है, वाजीकरण चिकित्सा है, जीवनीय गण की द्रव्य है, तो वो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कॉमन संप्राप्ति अगर देखें तो अग्निमांद्य से इम्प्रॉपर रस धातु फॉर्मेशन लीड्स टू प्रोग्रेसिव धातु क्षय, वात वृद्धि एंड आर्तवह स्रोतस डिसफंक्शन। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अर्ली डायग्नोसिस एंड काउंसलिंग, हार्मोन रिप्लेसमेंट जहां पे इंडिकेटेड है, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंटिव एंड सपोर्टिव केयर, लाइफस्टाइल मेंटल हेल्थ सपोर्ट। सो आयुर्वेद में थेराप्यूटिक स्कोप क्या है? दीपन पाचन, रसायन थेरेपी, वात शमन चिकित्सा, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, जो भी रिलेवेंट हो बस्ती इंडिविजुअलाइज्ड है। प्रजास्थापन गण यहाँ पे अच्छा काम करेगा। जीवनीय ड्रग्स, जैसे यहाँ पे लो एमएच पे भी एक रिसर्च वर्क हुआ है, तो उसमें प्रजास्थापन गण है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उत्तर बस्ती प्लस प्रजास्थापन गण दे सकते हैं एज अ रसायन थेरापी, सत्वावधि चिकित्सा एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। तो ये सारी अभ्यंतर चिकित्सा है, तो बहुत कॉमन है कि जो आर्तोक्षय की जो चिकित्सा बताई है वो आर्तोक्षय की चिकित्सा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पंचकर्म में बस्ती है, जैसे एरंड मूलादि बस्ती है, तो वो ओवेरी लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शन पे काम करता है, तो एरंड मूल से आप बस्ती चिकित्सा कर सकते हो। अवॉइड एक्सेसिव शोधन, शोधन यहाँ पे विरेचन और वमन इतना कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी धातु क्षय है एंड बल कम होता है फीमेल का उसमें। तो पीसीओडी में वो प्राइम हमारा मतलब फोकस रहता है कि पहले शोधन कराए और फिर शमन ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। नाउ अर्ली पीओआई, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो वो क्या है? अर्ली फंक्शनल डिक्लाइन फेज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। मतलब अर्ली पीओआई आप कैसे कंसिडर करोगे कि ये फीमेल में पीओआई हो सकता है? तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी मिले। पीओआई क्या है कि उसमें है जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई मिलेगी। जैसे पीसीओडी में क्या है कि कभी उसको बहुत 6 महीने बहुत अच्छा मेंसेस आ गया, 6 महीने बिल्कुल बंद हो गया। पीओआई में धीरे धीरे करके पहले जैसे 5 दिन मेंसेस आता था, तो फिर धीरे धीरे कम हो गया, 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। जो साइकिल है वो धीरे धीरे डिलेड हुई और फिर वो परसिस्टेंट रहता है, जो भी इरेगुलरिटी है वो परसिस्टेंट रहता है। तो ऐसी अगर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी उस टाइप की मिलती है तो उसको आप अर्ली पीओआई में कंसिडर कर सकते हो, चाहे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स फुलफिल हो कि ना हो। मतलब आर्तोदृष्टि के सिम्टम्स से हम अर्ली पीओआई को एग्जामिन कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट राइज इन एफएसएच, एफएसएच माइल्ड टू मॉडरेट राइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओवेरियन रिजर्व पार्शियली प्रिजर्व, मतलब ओवेरियन रिजर्व है अभी उसमें, तो वो अर्ली पीओआई में आएगा, उसमें हमें विंडो अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद में उसमें प्रिवेंटिव एंड फंक्शनल प्रिजर्वेशन है। अगर बहुत ही अर्ली फेज में आप मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी अगर फीमेल आपके पास आती है, इतनी विजिलेंट है कि ये मेरी इतनी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी मतलब चेंज हुआ है मेंसेस में 1-2 महीने से या 3-4 महीने से, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर अगर मिड फेज में आई है तो फंक्शनल प्रिजर्वेशन कर सकते हो। तो अगर पीओआई का क्लिनिकल फ्लो देखे 3 फेज में, तो अर्ली पीओआई जो कि फंक्शनल डिक्लाइन होगा, सिर्फ फंक्शनली उसमें आपको डिक्लाइन मिलेगा, जिसमें इरेगुलर मेंसेस मिलेगा, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ मेंसेस नहीं मिलेगा, लेकिन ओलिगोमेनोरिया उसमें सिम्टम कंसिडर होगा। माइल्ड एफएसएच राइज, पार्शियल रिजर्व मिलेगा। बायोकेमिकल मार्कर में माइल्ड एफएसएच रेज मिलेगा, एस्ट्रोजन लो या फिर नॉर्मल होगा। एंड एएमएच भी माइल्डली डिक्रीज मिलेगा। एएमएच माइल्डली डिक्रीज मिलता है, वो भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो सकता है अर्ली पीओआई का। तो आयुर्वेद में आपको अल्प आर्तव एंड माइल्ड वात प्रकोप इसमें मिलेगा। मिड पीओआई जो कि एस्टैब्लिश्ड इनसफिशियंसी है, तो उसमें एमेनोरिया या फिर मार्क इरेगुलरिटी मिलेगी आपको। जैसे पेशेंट को 4 महीने से मेंसेस नहीं आए, 6 महीने से मेंसेस नहीं आए। हाई एफएसएच मिलेगा, रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। बायोकेमिकल मार्कर्स में एफएसएच वो ज्यादा मिलेगा, एस्ट्राडियोल कम, एंड एएमएच वेरी लो मिलेगा।
आयुर्वेद में नष्टता, अति अल्प आर्तव एंड वात वृद्धि को कंसिडर कर सकते हैं। एंड लेट पीओआई जो कि ओवेरियन फेलर है, जो इसको हम असाध्य बोलेंगे और जिसमें ट्रीटमेंट का पर्पस होगा हमारा कि जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करना। उसमें परसिस्टेंट एमेनोरिया, फर्टिलिटी कंसर्न नहीं रहेगा इसमें। परसिस्टेंट एमेनोरिया, निग्लिजिबल रिजर्व, बायोमार्कर्स उसमें एफएसएच वेरी हाई मिलेगा, एस्ट्राडियोल वेरी लो मिलेगा और एएमएच अनडिटेक्टेबल मिलेगा। आयुर्वेद में आर्तवनाश या फिर गंभीर धातु क्षय इसको बोल सकते हैं। Then evidence and emerging research, आयुर्वेद improve symptoms and quality of life, symptoms को improve करता है, quality of life को improve करेगा, strongest role in early stages and exploratory studies show functional improvement and large control trial is required। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो एक रिसर्च वर्क था क्षीण आर्तोदृष्टि विद स्पेशल रेफरेंस टू पीओआई, उसमें 20 पेशेंट पे रिसर्च किया था विथ सिंगल आर्म स्टडी था, एरन मूलादि बस्ती प्लस रसायन विदारी शतपुष्पा चूर्ण से। तो उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूव मिला, इवन एफएसएच लेवल में भी इंप्रूवमेंट मिला। सो इट सजेस्ट दी फंक्शनल बेनिफिट्स इन अर्ली पीओआई। कुछ कुछ पेशेंट में रिजल्ट नहीं मिला और बाकी मोस्टली पेशेंट में मिले। तो अर्ली फेज में अगर हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं तो जैसे इसमें देखो मेंस्ट्रुअल इंटरवल में हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, स्कैंटी मेंसेस एंड पेनफुल मेंसेस का सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। एंट्रल फॉलिकल काउंट में भी हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, एफएसएच में सिग्निफिकेंट एंड एस्ट्राडियोल बिफोर भी नॉर्मल ही था मोस्टली पेशेंट में एंड आफ्टर भी नॉर्मल, तो वो इसमें इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट है। आफ्टर ट्रीटमेंट में 2 महीने तक जो असेसमेंट किया तो उसमें मेंस्ट्रुअल इंटरवल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिला। सो अगर इन सबको हम समराइज करें एज पर दी क्लिनिकल कंडीशन, तो इसमें हम देखें कि इट इज पीओआई इज अ स्पेक्ट्रम नॉट एब्सोल्यूट फेलर। पीओआई प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर एब्सोल्यूट फेलर अगर नहीं है तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। तो उसमें इंटरमिटेंट ओवेरियन फंक्शन पॉसिबल है, जो आयुर्वेद से हम क्षीण आर्तव की जो एटियोपैथोलॉजी है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कि जिसमें फंक्शनल डिप्लेशन प्रिसीड कंप्लीट लॉस फॉर अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन अगर हम करें तो उसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। इडियोपैथिक पीओआई जो कि सबसे ज्यादा मिलता है, रीजन नहीं जिसमें मिलता है, कोज नॉट आइडेंटिफिएबल। सो दोष धातु अग्नि की विकृति को कंसिडर करके सबटल फंक्शनल इम्बैलेंस विदाउट ग्रोस पैथोलॉजी, उस पे हम जो भी हमारी उत्तर बस्ती है, बस्ती चिकित्सा है, रसायन है, जीवनीय द्रव्य, वो सब हम दे सकते हैं। राइजिंग एफएसएच बिफोर एमेनोरिया, एमेनोरिया नहीं है, ओलिगोमेनोरिया है बट एंड एफएसएच राइज है, तो अर्ली एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन कंसिडर करके वात वृद्धि अफेक्टिंग आर्तवह स्रोतस, तो वहां पे वात शमन एंड आर्तवह स्रोतस पे काम कर सकते हैं, बिकॉज वात कोजेस इरेगुलरिटी एंड डिप्लेशन बिफोर सेसेशन। लो टू नॉर्मल एस्ट्राडियोल इन अर्ली पीओआई मिलता है, तो उसको रेसिडुअल स्टीरोइडोजेनेसिस कंसिडर करके पार्शियल धातु पाक से धातु स्टिल रिस्पॉन्सिव टू नरिशमेंट, धातु का नरिशमेंट है, क्योंकि लैक ऑफ एस्ट्रोजन है तो वो नरिशमेंट जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जो सिम्टम्स मिलते हैं वो उसमें हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जीवनीय ब्रूहणीय द्रव्य एंड अग्निवर्धन चिकित्सा कर सकते हैं। एएमएच माइल्डली रिड्यूस्ड इनिशियली, मतलब इनिशियली फेज में थोड़ा सा रिड्यूस हमें मिलता है, तो इतना ज्यादा ओवेरियन रिजर्व है वो वहां पर एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो हम बीज अवयव अवस्था, तो बीज क्वालिटी डिक्लाइन नॉट डिस्ट्रॉय, बीज क्वालिटी डिक्लाइन है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो उत्तर बस्ती वगैरह ट्रीटमेंट से हम रिजल्ट दे सकते हैं, जो कि फोकस्ड रहेगा इनफर्टिलिटी पे। देन एक्सेलरेटेड फॉलिकुलर एट्रेसिया, तो वहां पे जो लॉस ऑफ फॉलिकुलर माइक्रो एनवायरमेंट है, फॉलिकल का माइक्रो एनवायरमेंट है, वो लॉस हो रहा है। तो वहां पे अगर हमें अर्ली फेज जितने फॉलिकल्स है उसको हम प्रिवेंट कर पाए तो फर्टिलिटी कंसर्न से उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे धातु क्षय, अग्निमांद्य, पुअर न्यूट्रिशन एंड फास्टर डिप्लेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑटोइम्यून पीओआई सब्सेंट, तो इम्यून मेडिएटेड डैमेज होगा, यहाँ पे आम प्लस दोष दुष्टि आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आम की ट्रीटमेंट होगी, आम विष है उसकी ट्रीटमेंट होगी। सो क्रॉनिक आम ट्रिगर्स टिश्यू डैमेज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देन नो थेरापी रिस्टोर ओवेरियन रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व को हम रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, तो जितना है उसको हम लॉन्ग टर्म रसायन थेरेपी देके उसको ट्रीट कर सकते हैं।
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी इम्प्रूव सिम्टम्स नॉट फर्टिलिटी, सो याप्य चिकित्सा यहाँ पे हम कर सकते हैं. डिजीज मॉडिफाइड नॉट क्यूरेटिंग, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम जो ओवेरियन रिजर्व है उसको रिवर्स कर सकते हैं. अर्ली डायग्नोसिस इम्प्रूव आउटकम, तो काल बल चिकित्सा, करेक्ट थेरापी एट करेक्ट स्टेज, स्ट्रेस वर्सन सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द न्यूरोएंडोक्राइन इम्पैक्ट. सो यहाँ पे मनोवह स्रोतस दृष्टि कंसिडर करके मनोवह स्रोतस की चिकित्सा कर सकते हैं. बोन एंड सीवियर रिस्क इंक्रीज सिस्टमेटिक एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से, तो सर्व धातु क्षय को कंसिडर करके लॉन्ग टर्म रसायन थेरापी दे सकते हैं. एंड आईवीएफ विथ डोनर ओसाइटन स्टैंड, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, एंड आयुर्वेद से हम उसका जो क्षेत्र दृष्टि को करेक्ट करके बिफोर आईवीएफ सपोर्ट कर सकते हैं. क्लिनिकल सिम्टम्स को अगर हम समराइज करें तो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी, ओलिगो या फिर हाइपोमेनोरिया. तो आयुर्वेदिक में जो अल्प आर्तवक्षय के जो लक्षण है उसको कंसिडर करके यहाँ पे वात वृद्धि, रस रक्त क्षय, तो मैनेजमेंट में होगा रिस्टोर रिदम, न्यूरिश धातु, तो दीपन पाचन एंड रसायन थेरेपी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी. सेकेंडरी एमेनोरिया है, अर्ली स्टेज में क्षीणार्तों को कंसिडर करके वात प्रधान त्रिदोष, तो बस्ती एंड रसायन थेरेपी. राइजिंग एफएसएच अर्ली फेज में धातुपाक सम्यक, तो यहाँ पे रसायन एंड अग्निदीपन. हॉट फ्लश, नाइट स्वेट्स जैसे सिम्टम्स है तो वात पित्त प्रकोप को कंसिडर करके वात पित्त का शमन करेंगे, समीन चिकित्सा, डाइट रेगुलेशन करेंगे. वाइजनल ड्राइनेस में रुक्षता को कंसिडर करके वात को डिक्रीज करेंगे स्निग्ध आहार एंड रसायन से. हेयरफॉल, स्क्रीन ड्राइनेस में रुक्षता लक्षण मिलेगा, तो अस्थि मांस, अस्थि मज्जा क्षय से कंसिडर करके हम धातु पोषण बाय रसायन एंड लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे. एंजाइटी, मूड स्विंग्स, तो उसमें मनोवह स्रोतस एंड वात को कंसिडर करके सत्वावजय चिकित्सा करेंगे. स्लीप डिस्टर्बेंस, अनिद्रा वगैरह से वात इंक्रीज, तो नर्वस सिस्टम के काम करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेध्य रसायन या फिर जो भी पंचकर्म की थेरापी है, शिरोधारा है, नस्य वगैरह कर सकते हैं. फैटिक, लो स्टेमिना है, बलहानि कंसिडर करके ओज क्षय की ट्रीटमेंट जो रसायन है वो करके हम वाइटालिटी रिस्टोरेशन करेंगे. बोन हेल्थ कंसर्न करके अस्थि क्षय से लॉन्ग टर्म रसायन थेरापी हम कर सकते हैं. नाउ सम क्लिनिकल केस. सो जैसे पहला है अर्ली प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी एंड आयुर्वेदिक इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव. पेशेंट 8 ईयर का है, मैराइटल स्टेटस में मैरिड है, नली ग्रेविडा है, प्रेजेंटिंग विथ कंप्लेन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंस 8 मंथ, साइक्लिक इंटरवल 35 to 60 डेज है एंड रिड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो है. एसोसिएटेड सिम्टम्स में एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप है, हेयरफॉल, फैटिग है एंड ऑकेशनल हॉट फ्लैशेस है. क्लिनिकल इवेल्युएशन में एफएसएच 28 इंटरनेशनल यूनिट पर एल मिलता है. रिपीट आफ्टर 6 वीक्स 30 मिल रहा है. एस्ट्राडियोल लो टू नॉर्मल रेंज में है. एएमएच 1.1 mg पर है, माइल्डली रिड्यूस्ड है. थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है. ऑटोइम्यून स्क्रीनिंग नेगेटिव है. सो यहाँ पे क्या मॉडर्न डायग्नोसिस बन गया क्योंकि यहाँ पे एएमएच है, माइल्डली रिड्यूस्ड है, एस्ट्राडियोल ठीक है एंड एफएसएचओ थोड़ा सा रेज्ड है एंड अर्ली सब्जेक्टिव पैरामीटर्स मिल रहे हैं, तो उसको अर्ली प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी कंसिडर करके, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनली डिक्लाइन मिल रहा है, नॉट इट इज ओवेरियन फेलियर. आयुर्वेदिक असेसमेंट में यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया विथ स्कैंटी फ्लो मिल रहा है, तो क्षीणार्थ उसे कंसिडर करेंगे. राइजिंग एफएसएच है, धातुपाक असम्यक है. एंजाइटी, इंसोम्निया, तो मनोवह स्रोतस होगा यहाँ पे. हेयरफॉल, फैटिग है, रुक्षता, बलहानि एंड हॉट फ्लशेस, वात पित्त प्रकोप. तो वात प्रधान त्रिदोष इम्बैलेंस विथ रस रक्त अस्थि धातु क्षय यहाँ पे संप्राप्ति बनेगी. मैनेजमेंट में वात शमन, धातु पोषण, रसायन एट अप्रोप्रिएट काल, सत्वावजय चिकित्सा, इंडिविजुअलाइज्ड स्टेज स्पेसिफिक केयर एंड इनिशियल दीपन पाचन एंड बस्ती थेरापी यहाँ पे करेंगे. रसायन थेरेपी जैसे विदारी शतपुष्पा चूर्ण, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कर सकते हैं. एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड स्लीप रेगुलेशन. Then outcome after 3 to 4 months, menstrual cycle regularized to 30 to 35 days, improvement in menstrual flow, FSH reduced up to 18 IU per IL,
सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट इन एंजाइटी, स्लीप क्वालिटी, एनर्जी लेवल्स, जो रिसर्च वर्क हुआ था यहाँ पे उसमें मेनोपोजल स्केल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, जो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स है उसमें. Clinical interpretation, improvement reflects functional modulatory in early POI, not ovarian regeneration, highlights the importance of early identification and stage appropriate intervention. So Ayurveda has its strongest role in early functional decline of POI, where supportive and preventing strategies may help to preserve ovarian function and improve quality of life. This is the second case of late primary ovarian insufficiency. यहाँ पे पेशेंट की एज है 36, मैरिड है, नली ग्रेविडा है, एमिनोरियाज फॉर 2.5 years, हॉट फ्लश, नाइट स्वेट्स, वेजिनल ड्राइनेस, जनरल वीकनेस, लो मूड, फियर ऑफ इनफर्टिलिटी, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, स्लीप डिस्टर्बेंस. क्लिनिकल एवेल्युएशन में FSH 68 मिला है, रिपीट आफ्टर 1 month 72, estradiol very low, AMH undetectable, osteopenia मिला है एंड थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है. सो डायग्नोसिस बनेगा लेट और एस्टेब्लिश्ड प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी या तो ओवेरियन फेलर, POF, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर. आयुर्वेदिक असेसमेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग एमेनोरिया, आर्तवनाश, सिवियर हॉट फ्लश मतलब प्रबल वात पित्त प्रकोप, वेजिनल ड्राइनेस, अतिरुक्षता, बोन वीकनेस, अस्थि धातु क्षय हुआ, फैटिक ओजक्षय, डिप्रेशन, इंसोम्निया, वात प्रधान मानसिक विकार. तो यहाँ पे दोष धातु स्टेटस होगा एडवांस वात वृद्धि विकार. थेराप्यूटिक गोल्स में सिम्टम्स रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ यहाँ पे होगा, improve quality of life, support mental well-being, prevent further dhatu deterioration, but no attempt at ovarian restoration. तो यहाँ पे भी पेशेंट इनफर्टाइल है, लेकिन हमारा जो थेराप्यूटिक गोल है वो अलग रहेगा. सो आयुर्वेद में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, जेंटल वात शमन मेजर्स, रसायन फॉर बल एंड ओजस सपोर्ट, सत्वावजी चिकित्सा, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी रेगुलेशन, एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर दी फर्टिलिटी. So after 4 to 6 months, reduction in severity of hot flush, improved sleep quality, better energy level, improved emotional coping, no resumption of menstruation. So supportive benefit only, ovarian function is not restored. So early POI versus ये जो late POI का केस देखा, तो यहाँ पे क्षीण आर्तव दृष्टि है, आर्तवनाश है, mild to moderate FSH type, very high FSH, AMH mildly reduced, AMH undetectable, functional improvement possible, यहाँ पे functional restoration is not possible. तो अर्ली पीओआई में प्रिवेंटिव एंड प्रिजर्वेटिव रोल, यहाँ पे सपोर्टिव एंड पैलिएटिव रोल. सो आयुर्वेद क्लिनिकल स्ट्रेंथ लाइज इन स्टेज एप्रोप्रिएट केयर, प्रिवेंटिव इन अर्ली पीओआई एंड सपोर्टिव इन लेट पीओआई. सो ये आज के केस है. आज जो ओपीडी में जैसे प्रिवेलेंस मैंने आज निकाला कि जो 100 केस है, तो उसमें 6 से 7 पीओआई के केस मिले, 3 है वो ओल्ड थे और 3 है वो न्यू केस थे. तो जो 5.6 समथिंग जो डेवलपिंग कंट्री में जो पीओआई का प्रिवेलेंस है वो यहाँ पे प्रूव हुआ. तो ये 2-3 केस हैं, जिसमें ये एक केस था कि जिसमें आर्तवदुष्टि, मैंने बोला कि पहले जो हमारा फोकस है वो वही रहता है कि पीसीओडी है कि क्या है. तो ये तो एक्चुअल पीसीओडी का ही केस है कि जिसमें डिलेड मेंसेस सिंस 4 years मिला, मतलब पेशेंट जब मेडिसिन लेती है तभी उसका मेंसेस आता था. अनमेरिड गर्ल थी, तो उसमें ये विरेचन वगैरह कराया तो भी उसका मेंसेस नहीं आया. लेकिन फिर ये कृष्ण तिल गुड़क्वात, काले तिल का जो काढ़ा है वो जो उसने लिया, तो वो मतलब फिर उसका मेंसेस आया और उसका फिर मेंसेस रेगुलर था. वो मुझे बताती कि मैडम वो मेडिसिन से मुझे मेंसेस नहीं आता है, लेकिन वो काले तिल का जो क्वाथ है वो मैं लेती हूँ तो मेंसेस रेगुलर हो जाता है. तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो शुरू रखो. हार्मोनल सारी प्रोफाइल उसमें की थी, सब सही था, 6.8, 15.7 वगैरह. यूएसजी में फिर पीसीओडी प्लस एंड 80 कम आके बताया. और यहाँ पे फिर अगर ये जो टेस्ट किया हमने, तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन हाई मिला 191.92. तो ये पीसीओडी का केस था, मतलब पीसीओडी डायग्नोस हुआ. सिम्टोमेटिक पैरामीटर्स वही रहता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है वो चेंज हो गया. तो फिर पीसीओडी वर्सेस पीओआई, तो उसमें क्या चेंजेस है. तो पीसीओएस में मोस्टली एडोल्सन एंड अर्ली 30s में मिलता है, और पीओआई है वो आफ्टर 30-40 से पहले लेट 20 to 30s में मिलेगा.
मेंस्ट्रुअल पैटर्न पीसीओएस में ओलिगोमेनोरिया या फिर क्रोनिक ओव्यूलेशन मिलेगा। यहाँ पे प्रोग्रेसिव इरेगुलरिटी मिलेगी। मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मिलेगी वो प्रोग्रेसिव होगी एंड फिर एक कांस्टेंट इरेगुलरिटी मिलेगी, यहाँ पे वो अल्टर्ड रहेगी। ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल, जो एएमएच है वो नॉर्मल या फिर रेज्ड मिलेगा और यहाँ पे डिक्लाइन मिलेगा। एफएसएच लेवल नॉर्मल या फिर लो, यहाँ पे रेज्ड मिलेगा। एफएसएच रेशियो यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा, नॉर्मल या फिर रेड्यूस्ड। टेस्टोस्टेरोन परसिस्टेंटली एलिवेटेड मिलेगा पीसीओएस में, पीओआई में नॉर्मल या फिर ट्रांसिएंटली एलिवेटेड। एस्ट्रोजन स्टेटस नॉर्मल या फिर माइल्डली इंक्रीज, यहाँ पे डिक्लाइन मिलेगा। यूएसजी ओवरी में पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी, एएफसी इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें रिड्यूस्ड ओवेरियन वॉल्यूम एंड फ्यू फॉलिकल्स दिखेंगे। मेटाबॉलिक फीचर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन रहेगा, यहाँ पे ये एब्सेंट रहेगा। आयुर्वेद में आर्तव आवरण कफ प्रधान डिजीज है, ये है वात प्रधान डिजीज। थेराप्यूटिक गोल है वो रिड्यूस्ड फंक्शन एंड यहाँ पे प्रिजर्व ओवेरियन फंक्शन। So PCOS reflects to kapha medo avaran, whereas POI reflects to vata pradhana dhatu kshay. So raised testosterone with elevated FSH and declined AMH suggests the POI not PCOS. तो ये डीडी करना बच्चों को सिखाना जरूरी है। ध्यान है कि ये केस था POI का, प्योर POI प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। एमेनोरिया सिंस 2.5 मंथ बता रही थी पेशेंट, 2.5 मंथ से एमेनोरिया है एंड बाकी ये सारी ट्रीटमेंट उसको दी। उसका जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोनोग्राफी है यूएसजी, तो राइट एंड लेफ्ट ओवरी पुअरली डिफाइंड एंड 3.2 ET है। ये सोनोग्राफी में फ्यू फॉलिकल्स दिख रहे हैं। एफएसएच यहाँ पे लिखा है 61.13 एंड एस्ट्राडियोल लेस देन 10। ठीक है, तो अभी एक जो पायलट स्टडी चल रहा है पीओआई के ऊपर ही, उसमें पायलट स्टडी के अंडर इसको लिया है। तो ये प्योर केस है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का विथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। देखिए यहाँ पे एफएसएच एंड एस्ट्राडियोल का रिपोर्ट है। ये एक अनदर केस है, ये मैंने बताया ना कि सिर्फ फर्टिलिटी कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये केस आज यूनिक था जो रिफर होके आया था पंचकर्म डिपार्टमेंट से। तो पंचकर्म डिपार्टमेंट में वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही थी। ये सारी प्रोमिनेंट वेन्स, वेरिकोज वेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, होल बॉडी एक है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, हैवीनेस एब्डोमिन, सारी मतलब जितनी भी सिस्टम्स की कंप्लेन है पेरीमेनोपॉजल फेज में, जो भी कंप्लेन है सारी कंप्लेन उसको थी। और फिर आज जो ये सारी ट्रीटमेंट भी उसकी कंटिन्यू थी, जैसे एनोरेक्सिया, सिवियर हेडेक, बैकएक, सारी कंप्लेन उसको थी। तो आज वो रिफर होके आई क्योंकि डिलेड मेंसेस, किसी ने हिस्ट्री लिया होगा और बताया होगा कि डिलेड मेंसेस सिंस 15 ईयर, तो 15 साल से वो डिलेड मेंसेस की उसको कंप्लेन थी। तो इसलिए आज वो हमारे डिपार्टमेंट में रिफर होके आया। मैंने उसको पूछा एक्चुअली, तो एट द एज ऑफ 25, मतलब उसकी एज थी 35, 36, 25 ईयर से नहीं, कितनी एज थी इसकी, 40 ईयर, यस 25 ईयर की जब थी, 15 साल से उसको ये डिलेड मेंसेस की कंप्लेन थी। मतलब जब वो 25 ईयर की थी तब से उसको ग्रेजुअली ये डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन उसने उस पे मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो आई थी ट्रीटमेंट ये करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे रिफर किया। फिर मैंने जो सिम्टम्स पूछे कि पहले ये जो भी डिक्लाइन हुआ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी, उसके बाद ये सिम्टम्स शुरू हुए, तो उसने बोला कि हाँ ये सारे उसके बाद ही शुरू हुए हैं। मतलब वो उसने अगर उसने पहले से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी को ध्यान में लेके उसको वो ट्रीटमेंट कंसीडर की होती तो हो सकता था कि उसका ओवेरियन जो रिजर्व है या फिर जो भी सिम्टम्स है उसको हम प्रिवेंट कर पाते या फिर सपोर्ट कर पाते। तो इसलिए सिर्फ फर्टिलिटी कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस ये जो है उसके लिए भी करनी चाहिए। यानी कि और केस था जो अभी तो डायग्नोस्टिक में है, सिर्फ सब्जेक्टिव पैरामीटर्स फुलफिल हुए हैं। सोनोग्राफी में पीसीओडी नहीं है एंड एएमएच लो है। एएमएच ऑलरेडी वो करवा के आई थी 0.11, तो एएमएच लो लेवल डिक्रीज है। एफएसएच वगैरह ठीक है, तो हम उसको वेरी अर्ली पीओआई कंसिडर करके उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे रसायन प्लस उत्तर बस्सी वगैरह से।
सो मिथ एंड फैक्ट्स, तो आयुर्वेद कैन रिस्टार्ट ओवरी, तो रिस्टार्ट ओवरी नहीं करेगा लेकिन सपोर्ट एयरली फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. पीओआई इज नॉट मेनोपॉज, वो भी मिथ है. पीओआई मे हैव इंटरमिटेंट फंक्शन. So clinically do and don'ts, early identification, इंटरग्रेटिव काउंसलिंग, एथिकल कम्युनिकेशन. हमें ऐसा क्लेम नहीं करना है कि हम ये इसको ऐसे कर ही देंगे. लॉन्ग टर्म फॉलोअप एंड डोंट्स, नो क्योर और रिजनरेशन क्लेम्स. डू नॉट डिले एचआरटी व्हेन इंडिकेटेड. ऐसा बहुत अर्ली फेज में है तो क्योंकि उसको फिर बहुत ही जल्दी एज में मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाएगा, तो एचआरटी भी अगर जरूरी है तो उसको एडवाइस करना है. अवॉइड एग्रेसिव पंचकर्मा एंड अवॉइड सिंगल ड्रग प्रोमाइसिस. सो फाइनली पीओआई इज लाइफ लॉन्ग कंडीशन. आपको लाइफ लॉन्ग उसको फॉलोअप लेना पड़ेगा. अर्ली स्टेज ऑफर्स थेराप्यूटिक विंडो. आयुर्वेद इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्रिवेंशन एंड सपोर्ट. Integrative ethical care is essential. So Ayurveda has a strongest role in early functional decline before irreversible ovarian failure. These are the reference. Thank you. Hello. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे और अपने अपने प्रैक्टिस में इसको लागू करने की कोशिश करेंगे. और अगर किसी का प्रश्न है तो हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको ले लेते हैं. जी मैडम. हाँ जी, एक मिनट में चैट बॉक्स आप देखेंगे कुछ. डॉक्टर अनीता जी कौशिक ने बताया, वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए आपकी सराहना की है. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन. मीता जी बहुत बहुत धन्यवाद. और मीता जी भी हमारे इसी लेक्चर सीरीज में एक बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने भी दिया है. मैं सभी से रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपना उसको सुन सकते हैं. डॉक्टर मानव जी, नाइस प्रेजेंटेशन, और आपकी सराहना की है लेक्चर की. डॉक्टर अनीता जी, क्लिनिकली वेरी वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन. बिल्कुल अनीता जी, बहुत ही बढ़िया है और बेसिक लेवल से उठा के उन्होंने बताया है. तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई जहाँ कई बार अपने फंडामेंटल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं तो भी हमें आगे का पाथवे बनाने में आसानी रहती है. सही बात है. आज हेतल हेतल इकट्ठे हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए थैंक Thank यू you. थैंक यू. मैंने सोचा 2 बार क्यों लिखा है, फिर एक आपके लिए एक मेरे लिए. डॉक्टर उज्ज्वला जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. और आप सभी रेगुलर ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उत्साह इस ज्ञान यज्ञ को और आगे बढ़ाने के लिए बनता रहता है. डॉक्टर रंजीथा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर सविता जी धन्यवाद. डॉक्टर अनुराधा जी, वेरी इंफॉर्मेटिव और क्लिनिकली यूजफुल. बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि चैट बॉक्स में लेक्चर की सराहना होनी चाहिए, है ना? क्यों पता है, मैं जब आपकी उम्र में थी ना बेटा, और आई स्टिल रिमेम्बर दैट वर्ड्स, है ना, कि जयपुर से पंचकर्म के हेड थे तब गुरुजी, और हम आगरा में एक लेक्चर लेने के लिए, उन दिनों में हमें कोई नहीं बुलाता था गेस्ट लेक्चर के लिए, तभी किसी ने बुला लिया. और मैं बस आपकी उम्र में ही रही होंगी. और मुझे याद है पद्मश्री आदरणीय राजेश कोटेचा सर और राधेश्याम जी गुरुजी, जो पंचकर्म के तत्कालीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे. बाद में गुरुजी वाइस चांसलर भी बने, हमें बड़े सारे आशीर्वाद दिए. तो दोनों ने अच्छा किया था, कहा था, है ना? मैं जस्ट स्टेज से उतरी और गुरुजी ने कहा, हेतल तुम अच्छा बोली. पता है, मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे, यार कैसा हमारी रहेगा. मेहनत मेहनत मतलब सफल है ऐसा लगता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. जब गुरुजी ने कहा ना तो ऐसे मीन्स मैं क्या बताऊं, दिल और धड़कने लग गया कि अच्छा, गुरुजी को अच्छा लगा, ऐसा भी कुछ बोला हमने, है ना? क्योंकि उनके नॉलेज के सामने तो हम ऐसे लगता है कि हाँ. यार क्या बोले, है ना? तो सही Right. में बहुत ही अच्छा लगा था. और रिस्पेक्टेड राजेश कोटेचा सर ने भी बहुत अच्छा बताया, तो है ना, हाँ. बहुत ही अच्छा लगा था. तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से
कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम लिखो ही लिखो, नहीं। आपके दिल को अगर कोई झंझोड़ती है बात, आप जो सोच रहे हो उससे एक स्टेप आगे रहती है, अलग डायरेक्शन में रहती है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ऐसे ही हम एक दूसरों को बकअप करके आयुर्वेद को एक परम वैभव तक ले जाएंगे। तो ऐसी ही इच्छा है। और डॉक्टर रेणु जी ने हैंड रेस किया था। डॉक्टर रेणु, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। एक मिनट, किसने किया था, किसने हैंड रेस किया एक था? एक क्वेश्चन डॉक्टर अनुराधा का भी है मैडम। अच्छा है पीसीओ बेटा, ले मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ जी। पीसीओएस लीडिंग टू प्राइमरी या ओवेरियन फेलियर। नहीं, पीसीओएस में कैसा है कि जैसे डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स तो अलग है, लेकिन अगर पीसीओएस की ट्रीटमेंट जैसे ओवेरियन ड्रिलिंग को भी वन ऑफ द रीजन ऑफ पीसीओएस बताया है, या फिर पीसीओएस में जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स अगर लेते हैं और उसके बाद जो ओवेरियन रिजर्व डिक्लाइन होता है, अगर पीसीओएस है एंड इनफर्टिलिटी है एंड वो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो हमने काफी बार ऐसा भी देखा है कि जो मॉडर्न जो ये ट्रीटमेंट है ये ओव्यूलेशन इंडक्शन की, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद भी ग्रेजुअली जो है वो पीओआई है वो मिलता है हमें। तो वो रीजन हो सकता है पीसीओएस के बाद प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का। बाकी एज सच पीसीओएस की जो पैथोलॉजी है उससे वो नहीं होगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मानव, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर मानव, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, हेलो मैडम, नमस्कार। दोनों हेतल मैडम को नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र मीणा उदयपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नरेंद्र मीणा बोल रहा हूँ उदयपुर से सर मैडम। हाँ हाँ सर, कैसे हैं आप? जी जी मैडम, ठीक है। मेरा मैडम कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए हैंड रेज किया है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मैंने पूरा अटेंड किया आपका, और उसमें सारी मॉडर्न आयुर्वेद की सारा अपने बहुत अच्छे से बेसिक चीजें हैं वो सारी क्लियर करके और प्रेजेंट किए। तो प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट उसमें है दोनों पैथियों को। जितना मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना मैंने ट्राई किया, बाकी नहीं, अच्छा दोनों को बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बेटा चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न था, कहाँ गया? अच्छा, किसी का रह गया हो तो आप हाँ अपने हाँ आप हाँ, पढ़ के एक है बता मैडम, दीजिए। हाउ डू वी नो दैट वी मस्ट सेंड देम टू एचआरटी? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि एक दो पेशेंट, मतलब 2-3 पेशेंट ऐसे हमारे पास आए थे कि जिसमें सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया है, तो जिसमें बिल्कुल ही ये एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी थी और एफएसएच बिल्कुल रेज्ड था। तो ऐसे जो केस है कि जिसमें ये फंक्शनल डिक्लाइन मिलता है, तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देनी चाहिए, क्योंकि उसका मेंसेस शुरू हो जाए और उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है एटलीस्ट वो शुरू हो जाए। क्योंकि वहां पे हम कुछ मतलब ऐसा प्रूव नहीं है कि उसका हम जो कर सके कुछ ट्रीटमेंट, तो वो भी रिसर्च का ही सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है वो उसको एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि वरना क्या होगा कि जो भी बोन डिक्लाइन है वगैरह वो सारे कॉम्प्लिकेशंस उसको फिर शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा मॉडर्न रिसर्च में बताया है कि इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ऐसे इंडिविजुअल केस में तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मेनोपोज को फिर हम डिले कर सके। क्योंकि 18-19 ईयर में अगर उसको ये पीओएफ है, तो मेनोपोज को डिले करने के लिए उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर उज्ज्वला का प्रश्न है कि जब पीसीओडी पेशेंट्स में इरेगुलर साइकिल है तो हमें उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है, और उन पेशेंट में पित्त प्रकृति हो तो दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द उष्ण कल्प, प्लीज गाइड। हाँ, मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि पीसीओडी के या फिर आर्तोक्षय के जिसमें पैथिक चिकित्सा से और उसको पैथिक सिम्टम बढ़ते हैं लेकिन मेंसेस नहीं आता है।
तो मैंने मतलब मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उसमें मैंने पित्त शमन दिया, पित्त शमन देने से उसका मेंसेस आ गया। और ये सिर्फ एक पेशेंट का ऑब्जर्वेशन नहीं है, काफी पेशेंट का है। तो वहां पे मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि पित्त का आवरण हुआ है, एंड मतलब पित्त है वो आवरण है, वायु आवृत है। तो जैसे ही आप पित्त शमन दोगे, पित्त का आवरण हट जाएगा, तो वायु अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हो, और ट्रीटमेंट में रिजल्ट भी मिला है। बाकी पीसीओडी की इटियोपैथोलॉजी मतलब मॉडर्न इटियोपैथोलॉजी से हम आयुर्वेद संप्राप्ति विघटन नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। इसमें जो पित्त शामक चिकित्सा है, मुझे भी मेरे प्रैक्टिस के लगभग 15-16 साल बाद ये चीज पता चली थी। और मैंने सबसे पहला मेरा पीसीओडी का पेशेंट मैं आंवला की चूर्ण हम्म शहद के साथ दिया। और वो डिलेड मेंसेस भी थे और वॉन्ट्स इश्यू भी थे। और उसमें आंवला की प्रजास्थापन सोच के भी लिखा था। और हम्म बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो हम्म कि मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को इस तरीके से कहती हूँ कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, जो बच्चा ज्यादा रोता है उसको पहले चुप हाँ कराओ। हाँ राइट। जो दोष के सिम्टम्स दिखते हैं उसको पहले ठीक करने जी, हैं। जी, जी। जो बच्चा जोर से रोता है ना, उसको पहले चुप कराओ तो घर में शांति बनी रहती है। और और ऐसा भी है कि जो हमारे पास जो गायनेकोलॉजिकल डिजीज आते हैं वो बहुदोषात्मक आते हैं। मतलब हम बताते तो हैं कि ये कफ वातज है, ये पित्त वातज है, लेकिन वो बहुत सारे मिलजुल के फिर हमारे पास आते हैं। तो हमें अभी जो दोष है उसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है, ना कि उसकी बेसिक जो संप्राप्ति है उसके ऊपर। मैडम फिर जी। ऐसी स्थिति में हम विरेचन कर सकते हैं क्या, कि जिससे पित्त का भी ये होगा और वात भी ये होगा? विरेचन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि विरेचन की मेडिसिन में स्नेहपान कराने से भी उसका मेंसेस आ गया। मैं क्योंकि स्नेहपान भी पित्त शमन करेगा, अगर वायु का आवरण है तो वो भी बंद कर देगा। तो सिर्फ स्नेहपान से भी फिर उसका मेंसेस आ गया। तो विरेचन तो डेफिनेटली उसमें आप दे सकते हैं। सही बात है। स्नेहपान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। हम्म। जब मेरे पास एक बार 42 या पता नहीं 41 के आसपास की महिला थी, राजपूत महिला, इतनी स्ट्रांग महिला। और लगभग 1.5 महीने से उसका मेंसेस चल रहा था। और पैड भी ऐसे यूं 1-2 नहीं थे, काफी संख्या में थे और लगातार महीने से ही चल रहे, 1.5 महीने से ही चल रहे हम्म थे। और जो भी हम पित्त शमन चिकित्सा, अशोकारिष, पुष्यानुग, नागकेसर, कैरवा जो भी दे सकते हैं, मेरे से पहले भी किसी ने दे रखा था, मैंने भी 2-4 दिन पूरा के पुष्यानुग, शहद, अनुपान, सहपान, है ना, चावल का पानी, सब कुछ करके दिया। कुछ हम्म कम हुआ मगर बंद नहीं हुआ। तो जब भी मैं सभी बच्चों से ऐसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो सोचा है ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुदोष स्थिति हम्म है ना, कि भाई हमारे साथ हमारे सामने आक्रमण करने वाले लोग ज्यादा है। तो फिर हाँ तुरंत उसको स्नेहपान करवाया। और वो पहली पेशेंट है कि जिसमें 3 दिन स्नेहपान करके चौथे दिन मेंसेस बंद हुए। ओके। स्नेहपान करते ही बंद हो गए, हम्म है ना। तो वरना लगभग 2 दिन में भी हो जाते हैं, हम्म है ना। तो मगर उसमें पूरे 3 दिन लग गए, चौथे दिन उसका स्टॉप, मानी बिल्कुल स्टॉप, है हाँ ना। जबकि उसकी इंडोमेट्रियल थिकनेस हमने ईबी करने के लिए सोचा था, क्योंकि 42 हम्म था तो चलो एक बार, है ना, ईबी भी कर लेना हम्म चाहिए। हम्म 30 mm, 30 ओके। कंटिन्यूस, इतना शेड होने के बावजूद इतनी हम्म ज्यादा उसकी रिसेंट यूएसजी में आई थी। तो हमने बायोप्सी भी, है ना, एक करवा लेनी चाहिए, ऐसा करके सोचा हम्म था। ऐसा है कि भाई पहले मेंसेस एक बार बंद हो जाए। और ऐसे तो रिपोर्ट अच्छी आई, उसमें ईबी भी ऐसे कोई वो नहीं आई। और मीन्स कोई बड़ी बात नहीं आई और अच्छा रहा। तो मुझे हम्म लगता है कि हम इस तरीके से स्नेहपान का उपयोग, हम्म है ना, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कि हम्म क्योंकि मुझे लगता है कि जो आयुर्वेद में लिखा है ना, वो स्निग्धम अस्नियात, हाँ वो तो हम खाते ही नहीं है। हम कहेगा भाई, कोई स्नेह लेते नहीं, पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ना। घर में भी नहीं, हम तो घर में बनाया हुआ पिज्जा खाते हैं। अरे भाई, पिज्जा पिज्जा ही रहता है ना।
पिज्जा कहीं थोड़ी फिर घर में बनाया है तो कुछ और बन जाता है। तो इसलिए हम स्नेहपान का इस तरीके से, जहाँ अष्टविधि आहार विशेषायतनानि उष्णमस्यात् स्निग्धमस्य और मात्रावत् गुंजित, है ना, ये सारी चीजों का तो बिल्कुल क्या कहेंगे, करते नहीं है पालन। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी हमारी जो संकल्पनाएं हैं, है ना, उससे बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मैडम एक पल्लवी शर्मा का क्वेश्चन है हाँ जी, ले कि लीजिए बेटा। सजेस्ट सम फॉर्मुलेशन एंड औषध वी कुड प्रिस्क्राइब इन अर्ली पीओआई। ओके मैडम, जैसे रसायन है वो बेस्ट काम करता है, तो जो भी रसायन आप दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि प्रजास्थापन गण के जो औषध है, जीवनीय गण के जो औषध है, तो वो फॉर्मुलेशन आप दे सकते हैं। और दूसरा एक उत्तर बस्ती जो जो कि ये फलघृत है या फिर अपत्यकर घृत की उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। शतपुष्पा शतावरी वो भी बेस्ट है। आज ही एक पेशेंट है जिसको मैंने मतलब क्योंकि उसकी पित्त प्रकृति नहीं थी और उसको सूट हो रहा था, तो मैंने जो इंक्रीजिंग डोज में शतपुष्पा है वो एडवाइस किया पीओआई के पेशेंट में। तो वो आप एडवाइस कर सकते हो। फॉर्मुलेशंस तो मतलब चूज कर सकते हो बहुत सारी, मतलब जो भी जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन है वो ड्रग्स है वो आप दे सकते हो। सीड्स जैसे अभी ये कौन से सीड्स जो अभी है वो भी हम दे सकते हैं औषध, आहार औषध के फॉर्म में। कुष्मांड के जो बीज है, तिल है, वो दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुराधा जी कह रही है सुकुमार घृत, वरुणादि घृत, हाँ, फलक सुकुमार घृत वरुणादि, यस विल वर्क। यस। मैम प्लीज गाइड। हाँ जी, सारे अच्छे हैं, है ना। सुकुमार दूसरा घृत ये काम भी है, करेगा, वरुणादि घृत है वो ज्यादातर मतलब पीसीओएस पे काम करेगा, क्योंकि वो ग्रंथि ट्रीटमेंट में हम देते हैं ना पीसीओडी को ऐसे कंसीडर करके, मतलब वो दे सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में क्या है कि हम ऐसा कुछ फिक्स नहीं बता सकते कि ये पेशेंट पे ये काम करेगा, वो आपको करके उपशय अनुपशय वाली जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इसमें समझ में आएगी। सही बात है। और दूसरा ये भी है कि जब तक आयुर्वेद लोगों की चॉइस न बन जाए तब तक हमें लोगों को उसकी चॉइस करवाने के लिए हेल्प करना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने कई बार डॉक्टर बलदेव सर के साथ काम करते हुए ये देखा कि अगर पंचतिक्त घृत गुग्गुलू पेशेंट नहीं पी पाया तो सर ने सामान्य घृत भी पिलाया वो स्किन डिसऑर्डर हाँ, में। राइट और राइट। सामान्य घृत से जैसे वो पेशेंट को पता है, अरे सर आपने कहा था कि ये घृत से मेरा इतना स्किन में अच्छा हो जाएगा, ये अरे मैं तो पी नहीं पाई, ऐसे पूरी उबल रही है। तो फिर सर ने समझाया कि अगर इसका वो जो त्रुटि भाव है कि तुम नहीं कर पाई उसको छोड़ दो। हम्म। अगर तुम अच्छे मन से ये घी पियोगी तो उससे भी ज्यादा 10 गुना काम करेगा। राइट। क्योंकि कई बार पेशेंट की क्या बोले ऐसे हिले हुए रहते हैं, है ना। हम्म। जैसे हमने कहा है कि ये दवाई 2 बार लेनी है और कभी एक बार शाम की दवाई रह गई, हाँ। कोई शादी के फंक्शन में गए थे, इधर उधर घर में मेहमान थे, अरे भाई छोड़ दे, रह गई, भगवान की इच्छा थी, है ना, अब क्या करे, है ना। मगर उसका इतना वो नहीं मनाना चाहिए, फिर यूं कष्ट नहीं मनाना हाँ चाहिए, हाँ अरे हाँ। भाई ऐसा हो गया। तो सही बात है कि भाई हम अपनी वाचा शक्ति से, है ना, उस सरस्वती से पेशेंट का बहुत अच्छा भला कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को बहुत बार कहती हूँ कि चिकित्सक के बोल नपे तुले वजनदार होने चाहिए और सही बात बताते हुए भी हम किसी को हर्ट ना करते, है ना। बात हम्म। तो सही बतानी है मगर इसको बहुत पोलाइटली धीरे धीरे, हो सके कि बहुत अच्छी नहीं है तो 1-2 सेशन में बताए, है ना। हाँ। ऐसे जल्दी से बताने की नहीं जरूरत हम्म। है ना। और खासकर इसमें जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर एस्टेब्लिश हो गया हम्म। और वो तो बहुत ही इनकी, साइकोलॉजिकल हाँ बहुत हर्टिंग बड़ा वाला है। ट्रॉमा है। बहुत मैंने बड़ा एमडी ट्रोमा करने के है। बाद पहले ही पेशेंट जब देखी ना, ऑलरेडी वो पेशेंट 7-8 साल से प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर में थी।
8 साल हो गए थे, हम्म पता नहीं 7 साल हो गए थे उसको, और वो मेरे पास आई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे से पहले 5 डॉक्टर ने ये कंप्लीटली उसको नहीं बताया हम्म है और ना? वो ट्रीटमेंट कराए हाँ, जा रहे हैं ऐसे। कराए रहे हैं। तो फिर मैंने भी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा नहीं यार, इनकी तो शादी टूट जाएगी भाई, हाँ। है ना? कि भाई ये इतनी बड़ी बात है कि भाई, मगर दोनों बहुत हैप्पी थे, कर रहे थे, और कई बार कुछ कहीं ना कहीं निकल ही जाता है ना? क्योंकि हम्म। मैंने मेरी जिंदगी में एक पेशेंट ऐसा देखा था कि जिसमें एफएसएच एलएच लेवल 75 80 90 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 3 4 उसमें थे। तो हम्म अपने वहां जयपुर में डॉक्टर सुमन जैन मैडम, एलोपैथी मैडम है, उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना बड़ा है लेवल, है ना? तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ना? क्योंकि वो है ना बहुत बड़े व्यक्ति की पत्नी थी, और वो कह रही थी मेरे मेंसेस तो आ रहे हैं, मेरे हम्म। मेंसेस आ रहे हैं। तो मैंने ऐसा केस नहीं देखा था तब तक किसी का भी, हाँ। है ना? हाँ, इतने पेशेंट डिस्टरबेंस झूठ में। बताते हैं कि मेरा हाँ मेंसेस तो आ रहा है, सही है। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि क्या ये हमें झूठ लगता है बोल कि रही क्यों है? नहीं, अभी हमसे क्यों नहीं आ रहा है, मतलब पहले तो हाँ आ रहा था। हाँ, क्योंकि नहीं ऐसे मुझे लगा कि क्या वो झूठ बोल रही है। तो फिर सुमन जैन मैडम से डिस्कशन करने के बाद कहते नहीं, ऐसा हो सकता है कि आ रहे हो, उनकी बात पे सही मानो, है ना? कई बार हमें पेशेंट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनमें से हम कौन सी बात सही माने, हाँ। कितनी सही माने, है ना? वो भी हमें अपने विवेक से देखना पड़ता है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैडम ने कहा नहीं, सही मानी जा सकती है। रेयर क्या नहीं, अपनी डॉक्टरी में है ना ऐसा ही होगा जो अभी आप कह रहे थे ना, ऐसा हम नहीं कह हम्म। सकते, हम्म। है ना? कुछ हो भी सकता है, जैसे होता है ना सभी धातुएं सॉलिड है, मगर मर्क्यूरी तो हाँ। लिक्विड है, मगर मर्क्यूरी हम्म। धातु ही है ना? हाँ। क्योंकि वो दूसरे सारे लक्षणों को पूरा करती है, इसलिए वो। मर्क्यूरी मेटल ही है ऐसे, है ना? तो सेम इसी हम्म। तरीके से है। तो इसीलिए अनुराधा जी, आप समझ गए होंगे, स्नेहपान हम पेशेंट कर सके, और या रोग के अनुसार पेशेंट जो कर सकता है वो भी, दोनों। कई बार पैसे नहीं है तो भी हम सामान्य घृत पिला देते हैं, है ना? हम्म। तो चलता है ऐसे स्नेहपान। अच्छा, स्नेहपान की डिस्कशन हो गई। ओके, चलो फिर बहुत सारा धन्यवाद ही है ना? नीचे देखा अभी और कुछ, पित्त प्रकृति हो और पीरियड सिर्फ 1.5 से 2 दिन हो तो क्या करे? पित्त प्रकृति और मेंसिस अमाउंट कम। मेंसेस अमाउंट तो उसको तो पहले वही डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मतलब कौन से टाइप का आर्तवक्षय है, क्योंकि पित्त प्रकृति है, पित्त का आवरण है कि नहीं, वो मतलब इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होगी, वो डिसाइड करना पड़ेगा। सिर्फ ये सिम्टम्स से नहीं डिसाइड कर पाएंगे। सही बात है, नाति अल्प नाति बहु आर्तवम शुद्धम आदिशेत, क्या पता शुद्ध ही हो, हम्म। है ना? शुद्ध ही हो। तो हम्म। मासात्निस पिच्छलदाहार्ति पंचरात्रानुबंधी च वो कर सकते हैं, है ना? प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ लो एएमएच, डॉक्टर मुग्धा जी। लो एमएच की ट्रीटमेंट में यही है कि ओवरी को जो मतलब हम स्टिमुलेट कर पाए, तो फाइटोइस्ट्रोजन वाली ट्रीटमेंट या फिर रसायन ट्रीटमेंट, वही इसमें जो ये पीओआई में जो है, अर्ली पीओआई में जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो यहाँ पे एक रिसर्च हुआ है लो एमएच पे। तो उसमें ये लक्ष्मणा चूर्ण था ओरली, एंड ये उत्तर बस्ती थी, शतपुष्पा तेल की उत्तर बस्ती थी, एंड काश्मीरी आदि क्वाथ ऐसा कुछ ओरली था। तो ट्रीटमेंट में तो वही है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको रसायन ट्रीटमेंट देनी है, एंड ओवरी को स्टिमुलेट करे, तो उसमें जो ऑर्गन फोकस्ड ऑर्गन ट्रीटमेंट है वो वहां पे दे सकते हैं। फर्टिलिटी कॉन्सर्न है तो उत्तर बस्ती बेस्ट करता है काम यहाँ पे। लेकिन एएमएच के लेवल में फर्क इतना नहीं मिलता है, फंक्शनली हमें मिलता है, मतलब सिम्टम्स है या फिर प्रेगनेंसी रुक गई तो वो हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन एएमएच जो है तो उसमें इतना ज्यादा हमें मतलब ये 1 से 2 हो गया वैसा नहीं मिलता है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर विधि जी पूछ रही है, सिम्पटम्स पित्त के बॉडी बॉडी पर पर आते आते हैं। हैं, एक्ने एक्सेट्रा, और पीरियड सिर्फ 2 दिन, मैम प्लीज सजेस्ट। एक तो रजस्वलाचर्या करनी चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब? राइट राइट, रजस्वला परिचर्या रजस्वला से करनी चाहिए, एक्ने राइट। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ प्लीज मैं हाँ। सभी से निवेदन करती हूँ कि रजस्वलाचर्या अपने सभी पेशेंट्स को बताइए, चाहे उसका नॉर्मल मेंसेस साइकिल है, चाहे वो हम्म आगे बच्चे नहीं चाहते हैं, कुछ भी है। अगर मेंसेस आ रहे हैं तो उसको रजस्वलाचर्या बतानी ही चाहिए। एक ही लाइन है कि सामान्य खान-पान को छोड़कर घी, हम्म दूध, चावल और जौ का प्रयोग कुछ भी मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे घी बुरा हम्म। चावल, दूध चावल, चावल की घी, जौ के दलिए की घी, जौ की रोटी बना के अच्छा घी लगा के दूध के साथ, और मीठे फल खा सकते हैं। खट्टे फल, उष्ण तीक्ष्ण हम्म। आहार मना है। तो बस इतनी सी रजस्वलाचर्या है, तो प्लीज बताइए। और जितने महिला पार्टिसिपेंट्स है उनसे निवेदन है कि प्लीज प्लीज एक बार खुद करके देखो, हाँ। है ना? खुद करके देखो। राइट। तो कितनी बड़ी बात स्किन है में कि भी भाई। फर्क मिल जाता है, स्किन जी भी अच्छी रहती है रजस्वला परिचर्या का। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है पेशेंट पे कि रजस्वला परिचर्या फॉलो करने से भी मतलब डिस्मेनोरिया तो चला ही जाता है। एंड बाकी ये जो एक्नी वगैरह है, तो पैथिक जो सिम्टम्स है वो तो खान पान की वजह से ही है मोस्टली। पीरियड कम आते हैं तो चांसेस पीसीओडी के ज्यादा है अगर यंग एज है तो उसको डायग्नोसिस करके निदान परिवर्जन करा के फिर आप पीसीओडी की ट्रीटमेंट कर सकते हो इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उषा जी पूछ रही है, आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सराहना की है, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट ऑफ 30 years with PCOD, पीसीओडी। with hepatomegaly, with fatty liver, along with the increased TSH? टीएसएच, ये मल्टी सिस्टम वाला हो गया ना। इसमें शोधन, पहले तो शोधन ही कराना चाहिए इसमें, विरेचन या तो फिर वमन, और उसके बाद फिर उसको शमन औषधि मतलब लेखन ट्रीटमेंट चलेगी इसमें। जी बिल्कुल सही कहा। और दूसरा कि एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट भी करना चाहिए। मैं जब नई नई एमडी करके आई थी ना, तब एक पेशेंट हाईली इरोडेड हाइपरट्रोफाइड सर्वाइकल एरिया था, मानी सर्विक्स बहुत हाइपरट्रोफाइड और इडोमेटस थी। और हम्म। सामान्य रूप से ऐसे में हम अवचूर्णन, प्रक्षालन, पीचू, है ना, ये सारी चीज ये करते सब हैं। करते हैं, क्षार हाँ। कर्म, अग्नि कर्म, ये सब करते हैं। हम्म। और हमने डिसाइड भी किया, पेशेंट का हमने वर्कअप भी करवा लिया। और जब सोचा तब तक घर में कोई काम आ गया उसके, है ना, कुछ कई बार हाँ। हम सोशल काम में होता है ना कि ननंद की बेटी की डिलीवरी है तो बस जाना ही है। तो भारतीय समाज में आज भी हम्म। एक महिला दूसरी महिला की सूतिका और ये प्रसूता अवस्था को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही कुछ फैमिली काम आ गया, उसको जाना पड़ा। और मैंने उसको सिंपल लोद्र चूर्ण, है ना, हम्म। अपने राजस्थान में घी में डुबा के लोद्र चूर्ण खिलाया जाता है ना। गांव की हर महिला को पता है। मिट्टी का घड़ा ओके। लेना है, उसमें घी रखना है, और उसमें डूब जाए लोद्र चूर्ण, ऐसे रख के फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ और फिर मिश्री मिला के खाते जाओ। तो हमने लोद्र चूर्ण दिया, और आम्लकी चूर्ण भैंसज रत्नावली में बताया है शहद के साथ, है ना। हम्म। तो हमने वो दो चीज दी, और फिर उसको कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अपने को पता नहीं था कि इससे ठीक हो जाएगा, मगर हमने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी, इससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हमारी पता है, जीवा पे सरस्वती होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा अच्छा बोलना चाहिए चिकित्सक को। और मैंने कहा कि जैसे ही तू 2-2.5 महीने बाद वापस आएगी, 2 महीने में, तो हम प्लान कर लेंगे, है ना, कि हम्म। 2-2.5 महीने में ऐसी क्या शुगर खराब हो जाएगी और ऐसा क्या दूसरी चीज खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होना, सब ठीक रहेगा। यही बेसिक हमारा रहेगा। जो फॉलो, तुमने बेसिक जो अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराया है, हम दूसरी बार नहीं कराएंगे और इसको कर लेंगे। वो भी खुश हो गई। और आप सोचिए कि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी हम्म। सर्विक्स देख के पता ही नहीं चल रहा था कि ये 2-2.5 महीने पहले वाली सर्विक्स है क्या, है ना। हाँ। यानी हम कई बार ओरल ट्रीटमेंट को, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि भाई लोकल ट्रीटमेंट नहीं करनी, स्थानिक चिकित्सा बहुत इफेक्टिव है, मगर एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टाइम
फ्रॉम पेशेंट, राइट। क्योंकि हमें आयुर्वेद को पॉपुलर कराना है ना भाई, लोगों की चॉइस में आयुर्वेद आना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी की चॉइस होना और किसी के गले पड़ना, उसमें तो बहुत फर्क है ना। तो अगर हम आयुर्वेद को लोगों की चॉइस में ला देते हैं कि मेरी चॉइस आयुर्वेद है, तो हमारे बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए फिर उसको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा हॉस्पिटल स्टे भी बच गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। उसने जाके अपने जीवन में 50 लोगों को बताया, है ना। नियर डियर को तो पता ही होता है कि नहीं यार, ये खाने की ट्रीटमेंट भी इतनी इफेक्टिव है। परहेज करो, रजस्वलाचर्या करो और ओरल ट्रीटमेंट करो, है ना। तो दोनों तरीके से हम पेशेंट्स को संभाल सकते हैं। डॉक्टर विधि जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुग्धा जी धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन को बहुत अच्छा कर दिया, डिस्कशन करवा के। और अनुराधा जी क्या लिख रही है, एक मिनट। ट्रू, वेरी ट्रू। सरस्वती देवी, बिल्कुल, सरस्वती देवी हमारे मुंह से बुलवाती है ना। और when he tells the true concern and effect, देव वपाशय चिकित्सा इज ऑल्सो इफेक्टिव। बिल्कुल बेटा, तभी तो युक्ति वपाशय, देव वपाशय और सत्वावचय, तीनों को चरक सूत्र फर्स्ट में बता दिया उन्होंने, है ना। एक गुरुजी ने किसी लेक्चर में बताया था, कोविड के समय में बहुत लोगों के रिकॉर्डिंग लेक्चर भी सुने, है ना, कि जो बहुत तेजस्वी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उसको सिर्फ चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय पढ़ना पड़ता है, 119 अध्याय उनको नहीं पढ़ने पड़ते। फिर थोड़े से कम बुद्धि है, उनको पूरा सूत्र स्थान पढ़ना पड़ता है ना। और मंद बुद्धि है तो पूरी पूरी चरक संहिता पढ़नी पड़ती है। फिर मैं अपने लिए सोच रही थी कि भाई पूरी चरक संहिता कई बार पढ़नी पड़ती है, तो हमारी तो लेवल उससे भी नीचे है ना। क्योंकि हर बार पढ़ते हैं तो वो नहीं लगती है, ऐसा लगता था कि पिछले साल तो बुद्धि थी नहीं, इस साल थोड़ी विकसित हो गई है और ये श्लोक अब हमें ढंग से समझ में आया। तो सही मैंने है। कहा हमारे वाली कैटेगरी तो चरक जी ने लिखी नहीं है, कि पूरा 120 पढ़ने के बाद भी बार बार पढ़ के जिसको समझ में आए उनको क्या कहेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई देव अपाशय चिकित्सा और सत्वावजय का उपयोग भी हमें समय समय पर करना चाहिए, और चरक का अनुशीलन करना चाहिए। जिन व्यक्ति महर्षियों ने इतना अच्छा उदात्त ज्ञान का दान किया, गोपाल संतान मंत्र, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग गर्भ संस्कार में उसका उपयोग करते हैं। और अनुराधा जी आपने सारे बिंदु बहुत अच्छे बताए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या पता है, बेटा बोलने की इतनी ज्यादा आदत हो गई ना, कि यहाँ कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में मेरे स्टाफ के 8 लोग हैं, उसको भी मैं बेटा ही बुलाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे स्टूडेंट ही है ना। तो सही कह रहे हो बेटा, कि बोलने की है ना, बहुत आदत हो गई बेटा कहने से। और बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि भाई पता है कि बहुत अच्छे लोग, स्टूडेंट्स निर्माण हो जाए और बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति आगे बढ़े, बस, है ना। लोगों की चॉइस में आना चाहिए हमें, हमें लोग बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में सोचे कि आयुर्वेद है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है सच में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा जी। और ऐसे ही आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं मुझे उत्साह देने के लिए, सतत प्रयत्न करने के लिए, फिर डॉक्टर हेतल जैसे स्पीकर को फटाफट ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। फिर मैं 2 4 6 लोगों को फोन कर लेती हूँ कि भाई इमरजेंसी लेक्चर, है ना, एक चिकित्सा की तरह लेना है ऐसे। सही बात है। डॉक्टर सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। स्वप्नाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का। और मेरी एक और भी इच्छा है कि ये जो 100 वाली की है ना, 100 वाला ये जो स्पेस है हमारा लेक्चर का, वो कम पड़ना चाहिए, है ना। लोग मुझे 8 10 फोन करे कि मैडम ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसा लिंक का आप खर्चा करो, है ना, मेरा खर्चा करवा दो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनी हुई है ये लिंक। एनआईए की तरफ से जो हमें टीचर्स का जो मिलता है ना ईमेल आईडी,
उससे मैं बनाती हूँ। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिलती है कि हम अच्छा लिंक जनरेट करें जिसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन है। मगर मैं जयपुर में भी बहुत बार कहती थी कि 11वां साल चल रहा है तो ये लिंक छोटी पड़नी चाहिए, है ना? और तब मेरा खर्चा हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो अब बड़ी लिंक खरीदनी है। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, बहुत सारा डिस्कशन करें। ये बाद में भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं तब भी बताते हैं कि मैडम उस दिन जर्नी में थे। मैं समझ सकती हूँ, है ना? इसमें क्योंकि मैडम शायद हो सकता है कि जो ये टाइमिंग है ना, तो उसमें मतलब ये ऑफिस छूटने का टाइम है, जी तो बाद जी में वो लोग देखते हाँ जी, हाँ होंगे, जी, बिल्कुल लेकिन यहाँ बिल्कुल। पे ज्वाइन होना शायद वो नहीं हाँ रहता जी, होगा पहले कहीं तो पे। बेटा ये ऑफलाइन था ना, तो घर के हाँ, सामने ही है, एनआईए के सामने घर, तो वहां 4 बजे ओके, ही होता था। फिर 4 ओके, बजे कोविड के समय में ऑनलाइन किया ना, तो बहुत लोगों हाँ, ने फिर किया रिक्वेस्ट कि नहीं मैडम इसको 6 बजे तक करो, जिससे हम्म, हम 4 से घर पहुंच जाए, है ना? क्योंकि हाँ, एनआईए 4 बजे कंप्लीट होता है हमारा ड्यूटी आवर्स, अच्छा, विशेष परिस्थितियों के सिवाय, है ना? तो वो लगभग 1 डेढ़ घंटे में घर पहुंच जाते हैं सारे टीचर्स, क्योंकि हम्म। उनकी बदौलत ही चल रहा है। अच्छा, एनआईए हमारा के वो मैडम यहाँ पे सारे 6 बजे हमारे ये ऑफिस छूटने का टाइम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हाँ ये भी बात सही है। तो बहुत सारा हमारा ओपीडी टाइम है, स्वप्नाली जी बिल्कुल सही बात है। और पिछली बार किसी डॉक्टर ने शायद उज्ज्वला जी ने, मैडम ये प्रश्न पूछ लेना, वो मैंने रात को 10:30 बजे देखा, तो रह ही गया फिर वो। चलो डॉक्टर हेतल, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद विश्वामित्र परिषद की ओर से। आपने ज्ञान यज्ञ में आहुति दी और बहुत अच्छी तरीके से सारे विषय को समझाया। मैं समझती हूँ ये सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद मैडम, जी मुझे ये बहुत बहुत। अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बस एक मेरा इमरजेंसी भी लेक्चर, ज्ञानवर्धन हुआ। नहीं एक इमरजेंसी लेक्चर और तैयार रखिएगा। आप डॉक्टर पूनम चौधरी श्योर, की साथ में आ गए हैं, है ना? तो श्योर मैडम। जी 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 जी, क्योंकि जी, आप जब साथ निभाएंगे तो ही ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, है ना? क्योंकि हम्म, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे बांस का अंकुर होता है ना, बाम्बू, हम्म, वो 5-6 साल तक उसके वो कोपल फूटती नहीं है ना? हाँ, मगर वो 6-7 साल बाद निकलना शुरू होता है ना, तो फिर वो आसमान को छूता है। हाँ, राइट, तो मुझे लगता है कि अब हम तो 11 साल के हो गया हमारी व्याख्यानमाला, है ना? अनवरत हम्म। एक भी फ्राइडे हमने बीच में वो नहीं किया है, तो अब तो उसमें बाम्बू की तरफ बढ़ना चाहिए ये। तो राइट, आप लोगों के सहयोग के साथ ही हो जाएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद श्योर बेटा। मैडम, श्योर मैडम, थैंक यू जी, मैडम। मैं हाँ, लास्ट में शांति मंत्र ले रही हूँ, आप उसको हाँ, म्यूट रखकर दोहराएंगे। हाँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ हम सब मिलके अपने अपने हिस्सेदारी का कर्तव्य आयुर्वेद के लिए निभाते रहे। धन्यवाद जी।